तो भाई एक नई सीरीज के फर्स्ट पार्ट के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है। लोग नहीं बल्कि हम इन्हें मॉन्स्टर कह सकते हैं, जो कि हर चीज को और हर बिल्डिंग को तोड़ने में लगे हुए होते हैं। और तभी वहां से एक मॉन्स्टर निकलता है और कोई नरेटर हमें बता रहा होता है कि ये 1 साल पहले ये घटना चालू हुई और मैं उस समय पर इंसान हुआ करता था। और जरा आसपास के पूरे इलाके को देखिए, हर तरफ की बिल्डिंगें पूरी तरीके से टूट चुकी हैं और सिर्फ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर ने हर जगह पर कब्जा कर लिया है। तभी हमारा नरेटर फिर से बताने लगता है कि इस समय पर मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। पहले मैं एक समय पर एक इंसान हुआ करता था, उसके बाद भी आगे की घटना आप सभी को तो आगे पता चल ही जाएगी। और वो मॉन्स्टर जोरों जोरों से चिल्लाना चालू कर देता है अपने लोगों को डराने के लिए और बाकी लोग उसे फॉलो करें। और बताया जाता है कि ये घटना 10 साल पहले से स्टार्ट हुई है। तब से जो मॉन्स्टर जीन्स है वो ह्यूमन वर्ल्ड में आना चालू हुए थे। तभी वो मॉन्स्टर बाकी के छोटे छोटे मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को ऑर्डर दे देता है दूसरे लोगों पर अटैक करने के लिए। और सारे के सारे मॉन्स्टर अटैक करने के लिए सभी इंसानों पर कूद पड़ते हैं। एक एक कर सभी के सभी इंसानों को धीरे धीरे करके मारना चालू कर देते हैं और हर जगह सिर्फ तबाही तबाही मचा रखा है लोगों ने। और बताया जाता है कि जो जीन्स है वो अगर किसी नॉर्मल इंसान की बॉडी में अगर जाग जाए तो उनकी पूरी की पूरी बॉडी बदलना चालू हो जाती है और वो बाद में जाकर म्यूटेट हो जाते हैं, जिससे कि वो कभी भी मॉन्स्टर में तब्दील होकर लोगों को मारना चालू कर देंगे। इससे हमें पता चलता है कि जो भी यहाँ पर मॉन्स्टर है वो एक समय पर इंसान हुआ करते थे। और एक बार सभी के सभी इंसान जब म्यूटेट हो जाते हैं तो उनका जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसकी जो स्टेबिलिटी हो जाती है वो और कम हो जाती है और वो भूख के मारे इधर उधर घूमना चालू कर देता है। और उसके सामने जो भी जिंदा चीज दिखाई देती है वो उसे खाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है और उसकी बॉडी को ऐसा लगता है जैसे कि कोई और कंट्रोल करने में लगा हुआ है। तभी वे मॉन्स्टर इंसानों पर जब अटैक कर रहे होते हैं तभी उनमें से कुछ लोग इंसानियत को बचाने के लिए आगे आते हैं और तभी मॉन्स्टर की तरफ की कहानी बताई जाती है। वो बताने लगता है कि इसी तरीके से मैं एक मॉन्स्टर बना था जब मेरी बॉडी के अंदर की जो जीन्स है वो एक्टिवेट हो गए और मुझे मॉन्स्टर में इसने मेरी पूरी पूरी बॉडी को बदल दिया और ये जो मॉन्स्टर की जीन है वो मेरी बॉडी को कंट्रोल करना चाहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मॉन्स्टर बनने के बाद मैंने इन मॉन्स्टरों का साथ दिया ताकि मैं इस दुनिया को तबाह कर दूं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी मैं अपनी बॉडी को तो नहीं रोक पा रहा था और तभी वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को तोड़ देता है। और यहाँ पर आसपास के जो नॉर्मल इंसान थे जो भी किसी मॉन्स्टर को देखते थे तो वो उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि जो मॉन्स्टर में बदल चुके हैं पूरी तरीके से उनके पास इंसानियत बची होगी, क्योंकि ये सारे के सारे मॉन्स्टर हर इंसान को मार देते हैं उनके सामने आने के बाद। और तभी वहां पर एक बिजली कड़कती हुई दिखाई जाती है और उस मॉन्स्टर पर सीधा जाकर लगती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बल्कि मैं जमीन पर, ताकि उस मॉन्स्टर को थोड़ा डराकर दूर भगाया जा सके। और वहीं पर हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी एक आंख पर कुछ मास्क सा लगा हुआ है और वो उनसे कह रही होती है कि तुम यहाँ का मैटर मुझ पर छोड़ सकते हो, इस मॉन्स्टर को मैं खुद संभाल लूंगी। और बाकी के लोगों को पीछे कर देती है और सभी के जितने भी लोग होते हैं वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं और सिर्फ अकेली वही एक ऐसी लड़की है जो कि उस मॉन्स्टर के सामने खड़ी हुई होती है और चिल्ला रही होती है, जिंकुन तुम्हें होश में आना होगा। जिससे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि मैं एक समय पर इंसान हुआ करता था और इस बंदे का नाम जिंकुन है और ये लड़की उसको जानती है और चिल्लाते हैं। वो जिंकुन से कहने लगती है कि तुम अपनी बॉडी पर इन मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं करने दे सकते, तुम्हें होश में आना होगा जिंकुन। और तभी वो मॉन्स्टर एक पल के लिए रुक जाता है, यानी कि इसके अंदर की जो इंसानियत है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। कहीं ना कहीं 1% इंसानियत तो अभी भी इसके दिल में बची हुई है, दिल है या नहीं वो तो पता नहीं। तभी जो लड़की होती है वो अपनी बिजली से उस पर अटैक कर देती है ताकि वो उसकी मूवमेंट्स को रोक सके, जिसके कारण वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। तभी वे मॉन्स्टर उसकी तरफ घूरना चालू कर देता है, लेकिन अटैक नहीं करता और कुछ भी नहीं करता, बस उसे घूरने लगता है। अब जो लड़की जिंकुन को इस तरीके से हेजिटेट करने देखने लगती है तो वो भी उस पर अटैक नहीं कर पाती और सोचने लगती है क्या ये वाकई में होश में आ चुका है, ये क्या ये वाकई में जिंकुन है इस वक्त, क्या ये मॉन्स्टर नहीं है। अगर ये वाकई में एक मॉन्स्टर होता तो जिस मॉन्स्टर ने अपना दिमाग ऑलरेडी खो दिया है वो कभी भी किसी इंसान को यानी कि मुझे मारने के लिए तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जिंकुन है वो वापस से होश में आने लगा है। तभी वो मॉन्स्टर अपने दोनों तरफ देखने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये बेवकूफ लड़की तो देखो, ये अभी भी मुझ पर गिव अप नहीं करना चाहती, ये देख सकती कि मैं पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर में बदल चुका हूँ लेकिन ये अभी भी मुझे बचा रही है और मेरा साथ देना चाहती है। ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है। इससे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर अभी भी इंसानियत इसके अंदर मौजूद है, जिसके कारण इस लड़की को ये बस दूर भगाना चाहता है अपने से ताकि ये खुद से उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन उसकी जो मॉन्स्टर वाली आत्मा होती है, कॉन्शियसनेस होती है, वो उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लगती है और वापस से उस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी उसका पावरफुल मुक्का उस
पिंक हेयर वाली लड़की के आगे तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसका मुक्का उसे मार सके, लेकिन वो लड़की हिलती भी नहीं है वहां से। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जिंगकुन का जो पंच होता है वो डायरेक्टली उसके मुंह पर आकर रुक जाता है, लेकिन उसके टच नहीं होता क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। और उस लड़की को इस जिंगकुन पर इतना ज्यादा भरोसा होता है कि वो वहां से 1 इंच तक नहीं हिलती। और इस तरीके के वेवर देखने के बाद जो जिंगकुन होता है वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि भले ही मेरी बॉडी के अंदर इतने भयानक मॉन्स्टर जीन्स जाग चुके हैं, लेकिन अकेले ये सिर्फ यही एक ऐसी लड़की है जो कि मेरे अंदर की जो इंसानियत उसे बाहर निकालना चाहती है, वापस से जगाना चाहती है और इस मॉन्स्टर के रूप से आजाद दिलाना चाहती है मेरे को। और जब वो इस तरीके से अपना अटैक उसकी तरफ रोक देता है तो वो लड़की उसका हाथ पकड़कर रोना चालू कर देती है। इससे पता चलता है कि इसके दिल में इसके लिए कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स जरूरी होंगी और ये इसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती। और बहुत क्यूट सी स्माइल मारते हुए उससे कहने लगती है कि जिंगकुन तुम फाइनली बैक आ चुके हो, वापस आ चुके हो अपनी इंसानियत में। लेकिन इसकी जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। इससे पता चलता है कि अभी पूरी तरीके से इंसान नहीं बना है। तो वे मॉन्स्टर मन में सोचते हुए कहने लगता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ऑलरेडी एक बहुत भयानक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। और इतना ही नहीं बल्कि मैं आसपास के जितने भी छोटे मोटे मॉन्स्टर होते हैं वो जिंगकुन की लड़की को देख लेते हैं, यानी कि इसकी गर्लफ्रेंड जो भी होगी वो तो आगे पता चली जाएगा। लेकिन जैसे वो इस लड़की को देखते हैं तो वो सारे के सारे मॉन्स्टर इस लड़की पर अटैक करने के लिए इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और जिंगकुन भी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं ऑलरेडी अपनी लिमिट पर पहुंच चुका हूं, मैं और इन्हें नहीं संभाल सकता। और वो मॉन्स्टर डायरेक्टली उस पर अटैक करने के लिए जैसे ही कूद पड़ते हैं तो जिंगकुन का दिमाग बहुत ज्यादा खराब होने लगता है क्योंकि वो इस लड़की को चोट लगते हुए बिल्कुल भी देख नहीं सकता, खुद चोट पहुंचा नहीं सकता और इन मॉन्स्टर को इन्हें चोट पहुंचाने नहीं दे सकता। तभी वो लड़की जब इसको जिंगकुन को इतना ज्यादा पेन में देखती है, इसका सर इतना ज्यादा दुख रहा होता है टेंशन के कारण, तो चिल्लाते हुए कहने लगती कि तुम्हें अपने आप को संभालना होगा जिंगकुन, तुम इस तरीके से मुझे नहीं खो सकते। जहाँ पर जिंगकुन अपने मॉन्स्टर वाली सेल्फ को बिल्कुल भी कंट्रोल करने में नाकामयाब रहता है और उसकी जितनी भी इंसानियत बची होती है वो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी से जाना चालू हो जाती है। और जब वे इस तरीके से देखती है तो लड़की रोना चालू कर देती है और इस वक्त रोते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वाकई में इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती, यानी कि जिंगकुन को। और वो उसे प्यार से बुलाने लगती है ताकि वो होश में ला सके जिंगकुन को। लेकिन यहाँ पर जिंगकुन की जो बॉडी होती है वो उस मॉन्स्टर के द्वारा कंट्रोल कर ली जाती है और तभी उसका एक मुक्का उस लड़की के पेट पर जोरदार जैसे लगता है और वो मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, यानी कि जिंगकुन अब वो पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो चुका है इस बॉडी पर। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब जिंगकुन को इस बात का पता चलता है तो वो काफी ज्यादा उदास होता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि अंत में आकर मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने ही अपनी सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड को अपने हाथों से ही मार दिया है। और जब ऐसा होता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं दिल के। दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, उस लड़की ने जो मास्क पहना हुआ आता है उसके चेहरे से बाहर निकल आता है। और जब जिंगकुन उसको देखता है तो वो टोटली कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि थोड़ी देर के लिए वापस से होश में आने लगता है। तभी वो लड़की अभी भी उससे नफरत नहीं करती, ना ही इस पर अटैक करना चाहती है। वो उससे कहने लगती है कि जिंगकुन तुम्हें अपने आप को इन मॉन्स्टर के हवाले नहीं करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर जलने के निशान बने हुए होते हैं, जो कि अभी भी सिर्फ यही कहना चाहती है कि तुम अपने बॉडी को और अपने आप को इन मॉन्स्टर के द्वारा कंट्रोल नहीं करने दे सकते, तुम मेरे जिंगकुन हो। और जब वह इस तरीके से कहते कहते अपने हाथ उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ाने लगती है तो उसका मास्क वहीं पर टूट जाता है पूरी तरीके से। और जब वह मॉन्स्टर यानी कि जिंगकुन इस लड़की को इस तरीके से मरते हुए देखने लगता है तो उसकी इंसानियत वाली सेल्फ होती है वो वापस से जगना चालू हो जाती है, वो भी गुस्से के कारण। और वो अपने ही मन में अपने आप को कोसने लगता है कि आखिरकार ये सब क्यों होने में लगा हुआ है मेरे साथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, मैं इसको ऐसे इस तरीके से मरने नहीं दे सकता। और तभी उसे होश आने लगता है, उसकी जो आंखें होती हैं वापस से इंसानों वाली आंखें बन जाती हैं, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी मॉन्स्टर की होती है। और वो जिंगकुन चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जीयू आखिरकार तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया, मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया। और उसका जो हाथ होता है वो जीयू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो प्यार वाला हाथ होता है, वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि वो जानता है ये बात कि उसकी लाइफ में और कोई नहीं बचा हुआ इसके अलावा। और बाकी के मॉन्स्टर अभी भी उस लड़की को खाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं और वो सभी के सभी लोग एक साथ उस लड़की पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। जब जिंगकुन को ये बात पता चलती है तो वो वाकई में बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसी समय पर जिंगकुन की जो पूरी की पूरी बॉडी होती है उसके वापस कंट्रोल में आ जाती है उस फाइनल मोमेंट पर जब सभी के सभी मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक कर रहे थे, लेकिन इसके अटैक के कारण उस लड़की के प्राण निकल चुके हैं ऑलमोस्ट। और जब बाकी के मॉन्स्टर उस पर इस तरीके से अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं तो जिंगकुन की सटक जाती है और वो उस लड़की को बचाने के लिए उन सभी के सभी मॉन्स्टर को खुद अपने हाथों से मारना चालू कर देता है, जिससे कि आसपास के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो एक ही झटके में मर जाते हैं बस एक पंच से। उसके इतना पावरफुल होता है जिंगकुन।
और जब ऐसा हो रहा होता है तो जिनको को पीछे बात पता है कि मैं भले इसे कितना भी बचाने की कोशिश कर लूं, लेकिन ये जो ऑलरेडी हो चुका है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है। मैं अपनी इस जीयू को बिल्कुल भी नहीं बचा सकता। तभी दिखाया जाता है कि वापस जो जितने भी लो रैंक के मॉन्स्टर होते हैं वो सारे के सारे मॉन्स्टर ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, लेकिन अब जो हाई लेवल के मॉन्स्टर्स हैं सिर्फ वहीं पर वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं अब जो हाई लेवल के मॉन्स्टर है वो जिनकुन को मारने के लिए आएंगे, और तभी जिनकुन भी उसको इस तरीके से देखने लगता है तो उनसे कहने लगता है कि तुम डिटेस्टेबल मॉन्स्टर कहीं के, तुम लोग ऐसे हो जिन्होंने हमारे इस इंसानियत के आई मीन ह्यूमन वर्ल्ड को तुम लोगों ने तबाह किया है। मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी बख्श नहीं सकता इसके लिए। तुम्हें यहाँ से मरना होगा, तुम्हें यहाँ से जल्दी जल्दी मिटना होगा ताकि अपना बदला ले सकूं। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है जिनकुन। और जब वह ऐसा हो रहा होता है तो बाकी का हाई लेवल के जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो जिनकुन पर एक साथ मिलकर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जिनकुन भी बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है और उनसे फाइट करना जारी रखता है। और इतना ही नहीं, फाइट करते करते उसकी जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हाई लेवल के मॉन्स्टर नहीं बल्कि उनका किंग लेवल के जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाता है। किसी ऑक्टोपस जैसा ये बंदा दिखने में लगा हुआ है, और जो जिनकुन होता है वो उसके इतने ज़्यादा पावरफुल लेवल मॉन्स्टर को हराने में कामयाब रहता है और उनसे गंदी तरीके से मार खाने में लगा हुआ है इस वक्त। और जब उसके साथ ऐसा हो रहा था उसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगती है और कहने लगता है कि मैं इस रिजल्ट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता और ना मैं ऐसा होना दूंगा। मैं इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। काश काश मेरे पास एक और मौका होता, काश मैं इसको बचा पाता, काश मुझे पहले पता होता और मैं अपनी बॉडी पर पूरी तरीके से कंट्रोल हासिल कर पाता। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि जागता है अचानक से जीयू जीयू चिल्लाते हुए और अपने ऊपर स्प्रे करने में लगा हुआ होता है। और ये और कोई नहीं बल्कि मैं हमारा इस स्टोरी का एमसी यानी कि मेन कैरेक्टर जिनकुन है, और वह इस वक्त अपनी बॉडी पर सेंट लगाने में लगा हुआ है। और जब वह यहाँ पर अचानक से अपनी आंखें खोलता है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, क्या अभी अभी मैं कुछ मॉन्स्टर से फाइट नहीं करने में लगा हुआ था और उन मॉन्स्टर्स ने मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन अचानक से ये सब क्या होने में लगा हुआ, मेरे साथ कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा। और तभी उसका सर दुखने लगता है और अचानक से वो देखता है कि उसके हाथ में ये स्प्रे की बोतल क्या करने में लगी हुई है। और जब वो अपनी बॉडी को देखने लगता है तो उसे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और कहने लगता है क्या ये वाकई में मैं हूँ। और तभी उस स्प्रे को वहां पर रखकर आसपास देखने लगता है और वहां पर वो बिल पड़ा हुआ होता है कि जो भी सामान उसने खरीदा था उसका। और जब उसकी डेट देखता है तो वो काफी हद से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी डेट जून 15 2025 है, जहां पर वो मन में सोचते हुए कहने लगा होता है कि आज 6th डे है जब से मेरा कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन खत्म हुआ है, और आज वह दिन है जब आज का दिन वह पहला दिन है एक दिन पहले का जब मेरे जेनेटिक्स जितने भी जीन्स है उनकी टेस्टिंग होगी, और उस टेस्टिंग के दौरान उन सभी लोगों को ये पता चल जाएगा कि मेरे बॉडी में जो जीन्स कंटेंट है वो किसी और की नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स के जीन है। और उन्हें एक बार इस बात का पता चल गया तो वो मेरी बॉडी पर एक लोकेटर लगा देंगे जिससे कि वो मेरा कहीं भी कभी भी पता लगा सकते हैं, और जितने भी इंसानी लोग हैं वो मुझे मॉन्स्टर की तरह समझेंगे और मुझे सेपरेट कर देंगे अपनी ह्यूमन सोसाइटी से, जिससे कि मुझे बहुत ही ज्यादा डर है, क्योंकि वो लोग मुझसे ही डरते हैं क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा ये सोचकर, और मुझे वो अपनी सोसाइटी से इस तरीके से निकाल देंगे जैसे कि मैं कोई चलता फिरता टिकटॉक करता हुआ बम्बू कभी भी फट जाऊं। तभी वहां पर किसी की आवाज आने लगती है, जहां पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में नहाने में लगी हुई होती है और मुझसे कहने लगती है कि मुझे आवाज आने में लगी है कि तुम यहाँ पर किसी और लड़के का नाम लेने में लगे हुए हो जबकि तुम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हो। इससे हमें पता चलता है कि इस वक्त जो हमारा एमसी है जिनकुन वो किसी लड़के के साथ मॉडल में मौजूद है, यानी कि ओयो में। अब आपको समझ ही गया हो कि आखिरकार ये सब यहाँ पर क्या होने वाला है फ्यूचर में। अब वो होगा नहीं होगा वो तो हमें आगे चल के पता चल ही जाएगा। खैर, और जब जिनकुन वापस आता है तो वो इस लड़की को देखने के बाद मन में सोचता है, कहने लगता है कि फाइनली मुझे अपनी लाइफ में एक दूसरा मौका मिला है। और जब वो इस लड़की को इस तरीके से नहाते हुए देखने लगता है तो वो खांसते हुए कहने लगता है कि भले मुझे पता है कि मुझे लोग अच्छा बंदा नहीं कह सकते हैं क्योंकि मैं हरकतें ऐसी किया करता था मेरी जवानी में, समझ गए ना, जवानी का जोश चढ़ाए लौंडे को। और तभी वहां पर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगती है जिसको देखकर जिनकुन बहुत ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि मेरी पिछली लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं था, लेकिन इस लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को बदल कर रहूंगा। तभी उसका मोबाइल बजने लगता है और उसके मोबाइल में उसी लड़के की इमेज लगी हुई होती है जिसको उसने मरते हुए देखा था अपने कुछ देर पहले अपनी लास्ट लाइफ में, जिसने खुद अपने हाथों से उसको मारा जब वह मॉन्स्टर में तब्दील हो गया था, बदल चुका था। और वहां पर उस लड़की ने कई सारे मैसेज उसे भेजे हुए होते हैं जहां पर वो भेज रही होती है उसको, और उसको अपना चेहरा यानी कि अपनी फोटो भेजती है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। और उसने मैसेज भेजने के दौरान उसने बताया था कि तुम्हारे जो साइडकिक नंबर्स है ना 1 2 3 4 5 6 वो सभी
के सभी जो गर्ल्स हैं वो तुम्हारे होटल के बाहर लाइन लगाकर खड़ी हुई है, वो भी तुम्हारे 18th बर्थडे पर। तो गाइस समझ रहे हो इसके पास कितनी गर्लफ्रेंड्स है हमारे जिनको इसके जवानी में, 1 2 3 4 5 6 गाइस 6। और ये सातवीं का तो पता नहीं ये लड़की गर्लफ्रेंड है अभी या नहीं, लेकिन इसका चेहरा देखकर लगता नहीं है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है। और भाई इसकी यहाँ खड़ी हुई है, वो भी उसको बताने के लिए वो सिर्फ कांग्रेचुलेट करते हुए उससे कहने लगती है कि वो सभी के सभी तुम्हारे दरवाजे के सामने खड़ी हुई है इस वक्त। और जब जिनकुन इसको इस तरीके से देखता है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि ये फेमिलियर सा दिखने वाला चेहरा, ये पिक्चर, ये इमेजेस, ये चैट, ये सब मुझे वापस से याद आने में लगा हुआ। ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ कि अभी तक जो ये लड़की है जी हुई वो बिल्कुल सुरक्षित है, अभी इसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस बार चाहे कुछ भी हो जाए जी यू इस लाइफ में, तो मैं खुद प्रोटेक्ट करूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। भले मैं इस बात को बिल्कुल भी बदल नहीं सकता कि मेरी जो बॉडी है वो मॉन्स्टर जीन को कंटेन करती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन जीन्स को इस लाइफ में 100% कंप्लीट करूंगा और अपने कंट्रोल में कर लूंगा, ताकि मैं कभी भी मॉन्स्टर में तब्दील ना हूँ। और मुझे उस समय के लिए तैयार होना होगा जब मेरे जो अंदर के बॉडी के जो मॉन्स्टर जीन्स है वो पूरी तरीके से अवेकन हो जाए। और जब वो मॉन्स्टर पूरी की पूरी इंसानियत पर अटैक करेगा, वो अटैक होने के लिए अभी भी 1 साल बचा हुआ है। और वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगता है कि इस बार मैं चाहे कुछ भी हो जाए, जिन मॉन्स्टर्स ने मेरी पास्ट लाइफ में मेरे पर अटैक किया था, मुझे मॉन्स्टर में तब्दील बदल दिया था मुझे मॉन्स्टर में, और पूरे के पूरे वर्ल्ड को तबाह करने में लगे हुए थे, इस बार ये मॉन्स्टर मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। उससे पहले मुझे अपनी पूरी की पूरी प्लान को सक्सेसफुल बनाना होगा। तभी ये सब सोचते सोचते उसकी जो बॉडी अचानक से एक्टिवेट हो जाती है और उसकी बॉडी में दिल में पेन होने लगता है, जिससे कि उसका हाथ है ना वो लेफ्ट वाला, उसमें कुछ ब्लू कलर की लाइंस आने लगती हैं, जिसको देखकर जो जिनकुन होता है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। जिसको देखकर सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि ये तो म्यूटेशन है। लेकिन आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है? मेरी पास्ट लाइफ में तो इस वक्त जो मेरा म्यूटेशन है वो बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं हुआ था, तो समय से पहले मेरा जो म्यूटेशन है वो एक्टिवेट कैसे हो जाता है? उसका जो लेफ्ट आर्म है वो एक मॉन्स्टर आर्म में बदल जाता है। तभी जिनकुन मन में सोचते हुए कहने लगता है और बताने लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि मेरे जो जीन्स है वो कभी भी एक्टिवेट ऐसे ही हो गए समय से पहले। बात ये है कि इन्हें एक्टिवेट करने के लिए तुम्हारे जो इमोशन है वो एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना चाहिए, तभी तुम्हारे जो जीन्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और लगता है कि जैसे ही मैं अपनी पास्ट लाइफ में वापस आया तो मेरे जो थ्रेशोल्ड था इमोशंस के वो सारे के सारे एक्टिवेट हो गए, जिससे कि मेरे जो जीन है वो भी अवेकन हो गए। जब उसकी ये सब प्रोसेस चली रही होती है तभी बाथरूम में जो लड़की नहा रही होती है वो बाहर आने लगती है और उससे कहने लगती है कि मेरे लिटिल जिनकुन आखिरकार क्या हुआ, तुम इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रहे हो? और तभी दूसरी तरफ हमें जिनकुन को दिखाया जाता है जो कि उसकी आधी की आधी बॉडी मॉन्स्टर रूप में तब्दील हो गई, जो बदल चुकी होती है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, लगता है कि मेरा जो प्लान है वो समय से पहले मुझे एग्जीक्यूट करना होगा। और मुझे ये भी पता है कि एक बार म्यूटेशन चालू हो जाए तो इसे वापस से ठीक करना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन के बराबर है, सीधे से कह सकते हो। दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सिर्फ टावल में उसकी तरफ बढ़ रही होती है और बहुत ज्यादा बवाल लग रही होती है। और जब उसकी तरफ बढ़ रही होती है तो वो जिनकुन की तरफ देख रही होती है। दूसरी तरफ जिनकुन की आधी बॉडी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुकी होती है, लेकिन वो उसे सप्रेस करने में लगा हुआ होता है। और जहाँ पर उसे वापस से अपने आर्म को ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट करने के बाद कहने लगता है कि मुझे पता है कि मैं इसे बंद तो नहीं कर सकता, इन जीन्स को एक्टिवेट होने से रोक तो नहीं सकता, लेकिन उस प्रोसेस को कुछ समय के लिए जरूर दबा सकता हूँ ताकि कोई भी मुझे ना पहचान पाए कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और कोई भी मुझे नोटिस नहीं करेगा जब तक, जिससे पहले कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाए और बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए मेरी चीज, उससे पहले इसकी जो भूख है ना मुझे उसे शांत करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है मैं इसे कंट्रोल कर पाऊंगा फ्यूचर में और ज्यादा अच्छी तरीके से। तभी जो लड़की होती है बहुत ज्यादा चेहरा टमाटर की तरह हुआ होता है लाल शर्मा के कारण, और वो जिनकुन की तरफ बढ़ रही होती है। जिस तरीके से वो बढ़ रही है इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो खेल होने वाला है, क्रिकेट का मैच खेलने वाला है, लेकिन खेलेगा नहीं खेलेगा वो तो आगे चल के पता चल ही जाएगा। और जिनकुन का हाथ धीरे धीरे करके वापस से इंसानियत में लौटने लगा है। और तभी जिनकुन अपनी शर्ट को उठाता है और मन में सोचते कहते हुए जाने लगता है कि यहाँ पर अभी भी थोड़ा समय बचा हुआ है, मुझे सबसे पहले तो जो प्यार का कर्ज है ना उससे निपटना होगा जो मुझ पर चढ़ा हुआ है पिछले लाइफ का, और वो और कोई नहीं बल्कि मैं ज़ुई का। और तभी वो अपनी जैकेट पहनने के बाद जो लड़की उसके पास आई हुई होती है सीरियस चेहरा बनाने के बाद उस लड़की से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बस किसी इंटीमेट फ्रेंडशिप से ज़्यादा नहीं है। और तुम इस बात को लेकर बिल्कुल सही हो, मैं एक नंबर का कचड़ा हूँ, एक नंबर का स्कम हूँ और मैं इसके लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ, मैं ये बात समझ सकता हूँ। और डायरेक्टली अपनी ही बुराई करते हुए उसको बताने लगता है कि मैं इतना बुरा हूँ, हाँ मैं जानता हूँ। और वहाँ पर कई सारी लड़कियां लाइन लगाकर उसके बाहर खड़ी हुई होती हैं उसके बर्थडे सरप्राइज के लिए। एक एक कर आप समझ रहे हो ना, ग्रुप वाला खेल चलने वाला था क्रिकेट,
बट नहीं चल पाया। और वो बाहर आने के बाद सभी के सभी लड़कियों से कहने लगता है कि आज से और अभी से मैं तुम सभी के सभी बिग सिस्टर से अपना जो रिलेशनशिप है मैं वो खत्म करना चाहता हूँ। यहीं से हम अपने अपने रास्ते जाएंगे आज से और अभी से। और यहाँ पर तो भाई एक से एक माल रखा हुआ था उसके लिए इंतजार में। तभी वहाँ पर एक लड़की को आते हुए दिखाया जाता है। उन 6 में से एक लड़की बोल पड़ती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जरा अपने एप्स को तो देखो। मैंने यहाँ पर कई सारे मतलब तुम्हारी लीगल एज यानी कि तुम्हारे 18 साल तक को होने का इंतजार किया है ताकि मैं तुम्हारे एप्स के मजे ले सकूं। अब जबकि हमारा समय आ चुका है तुम्हारे साथ खेल खेलने का, तो आखिरकार तुम इस तरीके से हमसे कैसे बात कर सकते हो, कैसे हमें मना कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। और सारी की सारी 6 की 6 लड़कियां हमारे एमसी पर चढ़ बैठती है और कह रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक बार हम लोग तुम्हें एक बार मजा तो चखा दें कि आखिरकार जिंदगी के असली मजे क्या होते हैं। तुम्हें एक बार इसकी आदत पड़ जाएगी तो तुम कभी भी हमें मना नहीं कर पाओगे। और सारे की सारी जितनी भी लड़कियां होती हैं वो ये कह रही होती हैं कि हम लोग अपने प्यार को इक्वली हम 6 लड़कियों में बांट लेंगे। इससे पता चलता है कि भाई साहब यहाँ तो कांड ही कांड हो रखे हैं। हमारा एमसी इतना ज्यादा फेमस था क्या, हमें तो कोई आइडिया भी नहीं था इस बात का। और तभी कुछ लड़कियां तो भाई साहब उसके अपने अपने हाथों को वहां पहुंचानी होती हैं, यहाँ तो मैं दिखाने की भी ना सोच सकता आप सभी को, कतई भाई यूट्यूब बैन कर देगा मुझे। और कुछ लड़कियां ये भी कह रही होती है कि तुम्हें पता नहीं है जिनकुन की तुम कितनी ज्यादा चार्मिंग हो। और जब ऐसी सिचुएशन जिनकुन के साथ हो रही होती है तो वो मन में सोचता है, क्या लगता है कि शिट, मुझे पता था कि मुझे एल्डर सिस्टर्स की जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे एल्डर सिस्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेरी टाइप की लड़कियां हैं वो। और इसी टाइप की लड़कियां मुझे फ्यूचर में मिली भी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली, मुझे मिली भी ऐसी ही लड़कियां। और तभी वो अपने आप को और अपनी इनोसेंस को बचाने के लिए वहां से भागना चालू करने लगता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर मॉन्स्टर जीन्स मौजूद हैं, तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें अगर गुस्से में कभी गलती से मार दूंगा तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो मैंने अपना माइंड बना लिया है कि आज से और हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं और कभी भी नहीं मिलेंगे। ये बात सुनने के बाद वो लड़कियां उस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और चिल्लाते हुए कहने लगती है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कहने में लगी हुई हो, तुमने तो अभी तक अपने जीन्स को टेस्ट भी नहीं करवाया है, तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मॉइस्चर जीन्स मौजूद है। तभी कुछ लड़कियां तो ये भी कह रही होती है कि कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कितनी ज्यादा मॉइस्चर जीन्स मौजूद है। इससे पता चलता है कि ये लड़कियां इतनी ज्यादा ट्रक से भरी हुई हैं कि वो उसे बिल्कुल भी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा क्या भाई, कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी, ऐसा क्या दे दिया है कि इस तरह के पीछे ही पड़ गई है। यार हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं ये ट्रिक, हम भी जानना चाहते हैं ये ट्रिक। खैर वो सब छोड़ो, तभी हमारे एमसी को उस होटल से बाहर निकलते हुए दिखा जाता है, जो कि बाहर निकलते मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है, मैं इन लड़कियों को अच्छी तरीके से जानता हूँ मेरी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस के कारण, और ये सारी की सारी लड़कियां बस झूठी हैं एक नंबर की। मेरी पिछली लाइफ में जैसे ही लोगों को, इस लड़कियों को ये बात पता चली कि मेरी बॉडी के अंदर मॉइस्चर जीन्स मौजूद है, तो ये लोग इस तरीके से भागे मेरी जिंदगी से जैसे कि ये मेरी जिंदगी में आए थे तुरंत। और जब ये वहां से जा रहा होता है तभी हमें जीयू को बाहर खड़े हुए दिखाया जाता है। इससे पता चलता है कि ये लड़की भी इसका इंतजार करने में लगी हुई होती है। भाई साहब क्या बात है यार, क्या लौंडा है। और ये सब बताते हुए कि सारी की सारी लड़की यहाँ से चली गई थी, लेकिन इसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की भी थी जो कि इसे बिल्कुल भी छोड़कर नहीं गई, और वो और कोई नहीं बल्कि मैं अपनी जीयू होती है। तभी हमें जीयू के असली चेहरा बिल्कुल टाटक कंडीशन में दिखाया जाता है, देखने में कभी बवाल लग रही होती है और उसका कोई मुकाबला नहीं है। सही कह रहा हूँ, आज तक की सबसे ज्यादा बेस्ट। और उसे कहते हुए कहने लगता है कि इस समय पर भी जीयू ही मेरे साथ है और कोई भी नहीं, और अभी भी ये मेरा इंतजार करने में लगी हुई होती है। तभी जीयू से कुछ देती है और उससे कहने लगती है, क्या हुआ, तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए क्या उन 7 लवली सिस्टर्स ने तुम्हारी, यानी कि 6 नहीं बल्कि 7 लड़कियां थी गाइस, वो भी 7 लड़कियां, समझ रहे हो, 7 I mean 7। और तभी जीयू से मिल्क देने, एनर्जी पोशन देने लगती है और वो देते हुए उससे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हें इसे ट्राई करके देखो, इससे शायद तुम्हारा जो नेचर है वो पूरी तरीके से बदल जाए। और तभी हमें जिनकुन को दिखाया जाता है, जो जो लड़की को दिखाया जाता है। तभी जिनकुन अपना हाथ उसके गले चेहरे पर रखता है, जिसको देखकर वो लड़की पूरी की पूरी लट्टू हो जाती है उस पर, और पूरा का पूरा चेहरा टमाटर तेल लाल पड़ जाता है। और उसकी जो क्यूटनेस होती है ना वो तो गॉड लेवल पहुंच जाती है भाई साहब। अब अगर तुम लाइक नहीं कर रहे हो ना तो तुम, सच कह रहा हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है कि क्यूटनेस का मतलब क्या होता है। और तभी जिनकुन उसके चेहरे पर हाथ रखने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा इंतजार नहीं करवाने वाला, और जो पिछली लाइफ में जो पछतावे थे ना मेरे, उनको भी मैं नहीं दोहराने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब ये जीयू जिनकुन को इस तरीके से एक्टिंग करते हुए देखती है, व्यवहार करते हुए देखती है, तो वो काफी ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइज से भर जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम इस तरीके से क्यों एक्टिंग करने में लगे हुए जिनकुन, और तुम अचानक से इतना ज्यादा टची टची क्यों हो गए और मुझे टच क्यों करने में लगे हुए हो। और जब वो जिनकुन उसके इतनी ज्यादा नजदीक आ जाता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुम मेरे इतने ज्यादा नजदीक क्यों आने में लगे हुए हो। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम अब मेरे साथ ये सब करने के बारे में सोचने में लगे हुए हो जिनकुन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं अभी पूरी तरीके से इसके लिए तैयार नहीं हूँ।
और तभी उसकी जो हार्ट रेट होती है वो बढ़ना चालू हो जाती है। इसके बाद उसकी बॉडी वापस सेम मोशन में तब्दील हो जाना बदलना चालू हो जाती है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है और कहने लगता है अपने अपने मन में सोचते हुए कि शिट, आखिरकार मेरे अंदर के जो मॉन्स्टर जीन्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं और वो इस वक्त बहुत ज्यादा भूखे हैं और मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और वो जीयू को काटने के लिए उसकी तरफ अपना मुंह बढ़ाने लगता है, लेकिन वो किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करता है। तभी जीयू उससे पूछने लगती है, हे जिनकुन, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें देखकर लगता तो नहीं बिल्कुल ठीक हो तुम। तभी जिनकुन उससे कहने लगता है कि मैं बस थोड़ा सा भूखा था, इसलिए थोड़ी अजीब हरकतें करने में लगा हुआ हूँ। और वो टोटली घबराने लगता है, कहीं से मेरे बारे में पता चल गया तो क्या होगा। तभी जो जीयू होती है वो भी काफी ज्यादा शर्माई हुई होती है इस वक्त। जिनकुन कह रहा होता है मन में सोचते हुए दूसरी तरफ कि मुझे सबसे पहले तो इस सिचुएशन से निपटना पड़ेगा कि आखिरकार मैं यहाँ से कैसे निकलूं बचकर। और वो वहां से भागना चालू कर देता है और जीयू से कहने लगता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, घर पर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर पर जरूर पहुंच कर आऊंगा। तभी वो वहां से भाग जाता है। जब जीयू की जब बात पता चलता है कि ये लड़का इतना ज्यादा भूखा है तो यहाँ से भाग क्यों रहा है, और चिल्लाते हुए पूछने लगती है कि आखिरकार तुम इस समय पर कहाँ जा रहे हो जिनकुन। तभी जिनकुन एक शॉपिंग मॉल की तरफ पहुंच जाता है और मन में सोचते हुए हमें बताने लगता है कि हमारे इस वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक के मुताबिक इस वर्ल्ड के जो 5% लोग हैं ना, उनकी बॉडीज के अंदर मॉन्स्टर जीन्स मौजूद हैं। और यही एक ऐसा रीजन है अभी तक जो इंसानियत की जो सोसाइटी है वो पूरी तरीके से केओस में नहीं मची है, क्योंकि जिन लोगों के बॉडीज के अंदर मॉन्स्टर जीन्स मौजूद हैं सिर्फ वही ऐसे हैं जो कि म्यूटेट हो सकते हैं और मॉन्स्टर में तब्दील होने के बाद सभी लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी हमें रेड हुडी में एक बंदे को वहां से जाते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पर इंसान है ना, वो लोग ये कहते हैं कि अगर हम लोग उन लोगों को कंट्रोल करने में कामयाब रहे जो कि इंसानियत के लिए आगे चलकर खतरा हो सकते हैं, मॉन्स्टर में बदल सकते हैं, हम लोग उन्हें रिस्ट्रेन कर सकते हैं और एक बार अगर वो मॉन्स्टर बन जाए तो हम उन्हें मार भी सकते हैं। और ये सारी की सारी जो जानकारी है वो लोगों के दिमाग में भर दी गई है इस तरीके से। तो वो लोग यही सोचते हैं कि इनकी जो दुनिया है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन ये बस छोटे मुझे तुच्छ इंसान है उनकी सोच है, लेकिन जो सच्चाई है वो पूरी तरीके से अलग है। लेकिन हाँ, सच्चाई ये है कि अगर किसी भी इंसान को ये बात पता चल गया कि इस दूसरे वाले इंसान के बॉडी में मॉन्स्टर जीन्स मौजूद है तो वो बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं और हिचकिचाएंगे नहीं उसको मारने के लिए। और तभी हमें जिनकुन को दिखाया जाता है जो कि रेड हुड पहना हुआ होता है और कह रहा होता है कि लगता है कि मैंने पहला खाना अपना ढूंढ लिया है इस वर्ल्ड में आने के बाद से। और तभी एक बिल्डिंग में अटैक होने लगता है और धमाके होने लगते हैं, जिसको देखकर जिन बताने लगता है कि ये सिचुएशन मेरी पास्ट लाइफ में यहाँ पर हुई थी, वो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में वो फिर से यहाँ पर दोहरा रही है। और सभी के सभी लोग इस घटना को देखने के बाद शॉक हो जाते हैं और वहाँ पर कई लोग अपनी जान बचाकर भागना चालू कर देते हैं और जिनकुन बस उन्हें देखने में लगा हुआ है। और जब वे लोग वहाँ से भागने में लगे हुए होते हैं हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर ने उन पर अटैक कर दिया है। चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं कि मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, लेकिन जिनकुन वहाँ से बिल्कुल भी मूव नहीं करता और एक बंदे को वहाँ से मॉन्स्टर से बचते हुए भागते हुए दिखाया जाता है और मॉन्स्टर उस बंदे का बस पीछा किया जा रहा है। और तभी वो बंदा जैसे ही जिनकुन को देखता है वो तो अनजान है उसके लिए, देखकर कहने लगता है कि ये बंदा आखिरकार यहाँ पर खड़े खड़े क्या करने में लगा हुआ है। अगर वाकई में ऐसी बात है तो इस मॉन्स्टर को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ बड़ी, तुम इसे संभाल लेना, अब तुम यहाँ से जा सकते हो और मेरे बदले मारे जा सकते हो। और वो जिनकुन को धक्का दे देता है ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए वो ताकि इस मॉन्स्टर से अपनी जान बचा सके और जिनकुन को उसके हवाले कर सके, उसे मरने के लिए छोड़ सके। और जब वह उसको मारने के लिए आगे छोड़ देता है, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वो हमारे जिनकुन पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता जिनकुन पर। ये देखने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और समझ नहीं आ रहा होता। इसको देखकर वो मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आखिरकार इसने मुझे इग्नोर कर दिया है। और जो बंदा वहां से मॉन्स्टर से जान बचाकर भागने में लगा हुआ था वो भी इस बात को लेकर शॉक होता है कि आखिरकार इस बंदे ने इसको क्यों नहीं काटा, भाई इस मॉन्स्टर ने इस बंदे को क्यों नहीं काटा, समझ क्यों नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जो जिनकुन होता है वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये मॉन्स्टर समझता है कि मैं इसी के साथी ग्रुप का साथी हूँ, इसलिए इस मॉन्स्टर ने मुझ पर अटैक नहीं किया है। खैर मुझे माफ कर देना इस बात के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अंदर अपना जो पेट भरना है खाना खाने के लिए अंदर जाना होगा। और जो खाना खाने की जो चिंता है मुझे उसके बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मॉन्स्टर्स है वो मुझ पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करने वाले। और तभी उस लड़के को जब ये बात पता चलती है कि मॉन्स्टर इस लड़के पर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रहे होते तो वो शौक के मारे उसका मुंह बस फटा का फटा रह जाता है। और जब वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने लगते हैं तो कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोगों ने उस बंदे पर अटैक क्यों नहीं किया, तुम लोग उसे मारकर क्यों नहीं खा रहे हो, तुम लोग उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और कई सारे मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी जिनकुन हमें बताया लगता है कि किस तरीके से यहाँ पर एक और रीजन है जिसके कारण जो पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो तबाह नहीं हुई है। और बताया लगता है किस तरीके से इस दुनिया में मॉन्स्टर जीन्स मौजूद है, उसी तरीके से यहाँ पर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसेंडेंट जीन को भी जगा लिया है, जिससे कि उन्हें सुपर नेचुरल पावर्स मिल चुकी है और उन लोगों ने अपना खुद का एक
एक ऐसा ग्रुप और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना ली है जैसे हम लोग एक्सटर्मिनेशन डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं इस वर्ल्ड में। अगर वाकई में ऐसी बात है तो मैं ये छोटे मोटे जितने भी मॉन्स्टर्स हैं मैं इन लोगों पर छोड़ सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो एक्सटर्मिनेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो इन छोटे मोटे मॉन्स्टर को संभाल सकते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर कुछ लोग उन मॉन्स्टर को मारने के लिए एक दीवार बना लेते हैं ताकि वो वहाँ से निकलने में नाकामयाब रहे और उसे धीरे धीरे करके मार सके। और जिनको विचार बिना सोचे समझे अंदर डायरेक्टली घुस जाता है। तभी हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि उससे निपटने के लिए अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन मॉन्स्टर से निपटने के लिए। जहाँ पर जो बड़े अंकल होते हैं वो छोटे बच्चे से पूछ रहे होते हैं क्या जहाँ पर जितने भी लोग थे वो सुरक्षा की घेरे से बाहर निकल चुके हैं ना, वो ऑलरेडी सुरक्षित है ना। तभी उसका जो छोटा जूनियर होता है वो उससे कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, हमारी टीम का जो लिंची मेंबर है वो अभी भी इस अटैक के अंदर यानी कि बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। हम लोग उसे इस तरीके से नहीं छोड़ सकते यहाँ पर। और अभी की डैमेज को देखकर तो ऐसा लगता है कि जो रैंक 2 का मॉन्स्टर है उसने इस जगह पर अटैक किया होगा जरूरी। लेकिन मुझे फिर भी लिंची पर पूरा भरोसा है क्योंकि वो एक गिफ्टेड फाइटर है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उसे चोट पहुंचाने में इतना ज्यादा कामयाब रहेगा और वो लेवल 2 के मॉन्स्टर को बिना किसी परेशानी के संभाल पाएगा। तभी अंदर वहां पर एक छोटे से धमाके की आवाज सुनाई जाती है और यहाँ पर एक लड़के को एक छोटे छोटे बच्चों को बचाते हुए दिखाया जाता है जिसका एक हाथ पूरी तरीके से उस मॉन्स्टर के द्वारा काट लिया गया है। और वो मन में सोचते हुए कह रहा होता है सिचुएशन में फंसने के बाद कि 3 बच्चों को बचाने के लिए मुझे अगर वाकई में अपने इस हाथ को यानी कि लेफ्ट हैंड को कुर्बान करना भी पड़ा तो मुझे ही लगता है कि इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और तभी भी मॉन्स्टर लिंची पर अटैक करने के लिए चारों तरफ से कूद जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर की संख्या लिंची के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। लिंची है अकेला है और वो मॉन्स्टर की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ से इसके जो हाथ की जो हालत होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, उसका हाथ कट चुका है, उसकी बॉडी से अलग हो चुका है। और तभी वो मेटल फ्लेम नाम टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है जिससे कि उसकी जो टेक्निक होती है आसपास के जितने भी छोटे लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं वो एक झटके में सभी के सभी मॉन्स्टर को काटना चालू कर देता है, जैसे कि वह गाजर मूली काटने में लगा हुआ होता है और उसे काटने में बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, सिर्फ 2 ही उंगलियां काफी होती है। और इस तरीके से वो 3 बच्चों को बचा लेता है। और लेकिन वो तभी भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था सिचुएशन को लेकर, तो मन में सोचता क्या लगता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि मैंने 2 रैंक का जो मॉन्स्टर है उससे अपना हाथ खो दिया है। मेरी जो रेपुटेशन है ना गिफ्टेड फाइटर के तौर पर वो यहाँ पर दाव पर लग चुकी है। अगर मैंने इन्हें नहीं हराया तो मेरी जो इज्जत है वो पूरे कबाड़ में मिल जाएगी। और तभी वो मेटल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला ही होता है। तभी हमें किसी का पंच आते दिखाया जाता है और वो और कोई नहीं बिल्कुल जिनकुन होता है जो कि एक ही मुक्के में उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा देता है और वो वहां पर मारा जाता है। जब लिंची उसको देखता है तो वो काफी तो सरप्राइज से भर जाता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि आखिरकार यह कौन बंदा है, ये तो मुझसे भी ज्यादा प्रिटेंड करना जानता है भाई। लेकिन जब वो जिनकुन को इस तरीके से फाइट करते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है, कहने लगता है ये तो वाकई बहुत सरप्राइजिंग वाली बात है कि इस बंदे ने सिर्फ एक ही पंच में इस मॉन्स्टर के चित्र उड़ा दिए। मुझे पता है कि जो मॉन्स्टर था वो 2nd रैंक का था जिसे मुझे हराने में भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन इस बंदे ने बस एक झटके में उसे हरा दिया है भाई। और पता चलता है कि इस तरीके से जिनकुन का जो हाथ होता है वो मॉन्स्टर की फायर में ब्लू कलर की फायर में कन्वर्ट हो जाता है और वो उस ब्लू कलर की फायर से उसको मारना चालू करने लगता है बाकी मॉन्स्टर्स को। और जब वह बंदा लिंची उसको इस तरीके से फाइट करते हुए देखता है तो कहने लगता है कि आखिरकार इस तरीके का जो बंदा है वो कहाँ से आया है इस फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए, और आखिरकार इसकी एबिलिटी के साथ क्या है भाई, और आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। तभी हमें जिनकुन को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टली उन मॉन्स्टर को सिर्फ एक पंच में सभी को हराना चालू कर देता है और उन मॉन्स्टर की हालत तो खराब होने लगती है बस एक ही पंच से। इसको हम 1 पंच मैन भी कह सकते हैं एक पल के लिए तो। और तभी जिनकुन को दिखाया जाता है कि एक साइड के सारे मॉन्स्टर को हराने के बाद पीछे मुड़कर देखने लगता है और कहने लगता है कि इस साइड को भी मुझे जल्द से जल्द निपटाना होगा, नहीं तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहने वाला। तभी लिंची उससे कहने लगता है चिल्लाते हुए कि तुम्हें इतना ज्यादा केयरलेस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो रैंक 2 का जो मॉन्स्टर है उसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। तभी जो जिनकुन होता है वो उस पर एकदम से अपनी रफ्तार बढ़ा देता है और वो लिंची की तरफ बढ़ने लगता है। लिंची उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी मॉन्स्टर को इधर लाने दो, तुम मुझे यहाँ पर छोड़ सकते हो, मैं उस मॉन्स्टर को आसानी से संभाल लूंगा, तुम इन बच्चों को लो और यहाँ से निकल लो। लेकिन जो हमारा एमसी होता है जिनकुन वो उसकी तरफ आता है और स्माइल मारने लगता है और कहने लगता है कि हे ब्रदर मेरी बात मानोगे। लेकिन जब लिंची उसको इस तरीके से हंसते हुए देखता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये बंदा मुझसे क्या चाहता है। और तभी जिनकुन को दिखाया जाता है जो कि स्माइल मारते हुए इससे जाकर उस पर अटैक कर देता है जिससे कि वो बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात होती है। तभी जिनकुन हमें बताता है और कहने लगता है कि जिस वक्त मैं खाता हूँ उस वक्त जो आउटसाइडर है मुझे देखे वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो इसलिए इसे बेहोश कर देता है ताकि इसकी जो मॉन्स्टर होने की सच्चाई है वो दुनिया वालों को ना पता चल सके। और वो जो लिंची होता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और बच्चे भी उसी के साथ बेहोश ऑलरेडी वहीं पर पड़े हुए होते हैं।
और तभी उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स होते हैं जब वो देखते हैं कि जो जिनकुन है जो कि उन्हीं के साथी है जैसे दिखने वाला बंदा है वो अपने ही साथी मॉन्स्टर को मारने में लगा हुआ है, तो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है सेकंड रैंक का और वो जिनकुन पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार अपने ही साथियों को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुम गद्दार कहीं के, और तुम लो रैंक के बंदे, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा खाना मुझसे चुराने की। और जब वह जिनकुन पर अटैक करने में लगा होता है तो जिनकुन वहां से बिल्कुल भी मूव नहीं करता और उस पर पीछे से अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि हे मॉन्स्टर, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ गलतफहमी हो रखी है, तुमने यहाँ पर गलत सोचा है कि तुम यहाँ पर मैं यहाँ पर तुम्हारा प्रेम तुम्हारा शिकार छीनने के लिए आया हूँ, लेकिन बात ऐसी नहीं है, बल्कि तुम मेरे शिकार हो, मैं तुम्हारा शिकार करने के लिए आया हुआ हूँ यहाँ पर। और जब जिनकुन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगता है उस मॉन्स्टर पर तो उसका जो चीथड़े होते हैं ना, उसके सेकंड हैंड के जो चीथड़े होते हैं वो पता भी नहीं चलता कहाँ गए भाई, उसके बॉडी पार्ट्स के मतलब बूम हो जाते हैं उसके बूम, जिसको देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। जब इसकी जो ब्लू फायर उसको देखता है तो घबराते हुए इससे क्या ही लगता है कि ये तो हमारे लॉर्ड की फायर, आखिरकार तुम्हारे पास ये क्या करने में लगी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता, मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं हूँ। तभी जिनकुन जब उस मॉन्स्टर को मारने में लगा हुआ होता है तभी उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा होगा या नहीं होगा, मुझे तो इसका नहीं पता, लेकिन तुम आज मेरे हाथों से नहीं बचने वाले हो क्योंकि तुम मेरा शिकार हो। तभी वो अपनी पावर से उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारने लगता है और उसे बताने लगता है कि मैं एक समय पर ओवरलॉर्ड हुआ करता था, तुम सभी के सभी मॉन्स्टर्स का बॉस, और मुझे तुम्हारी फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मौजूद है। ये बात जानने के बाद वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो, हम दोनों तो एक ही स्पीसीज से यानी कि एक ही रेस से और एक ही प्रजाति के हैं, तो आखिरकार तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, और हम लोग किंग की पावर, क्या तुम वाकई में किंग की पावर को हासिल करना चाहते हो, तुम गद्दार कहीं के। और वो चिल्लाने बस चिल्लाता ही रह जाता है, लेकिन हमारा जिनको रुकने के लिए तैयार नहीं है और वो सेकंड रैंक के मॉन्स्टर को खाना चालू कर देता है। आसपास के जो लोअर रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं वो बस दूर से देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और जब ये बात जिनको सुनता है कि ये किंग किंग चिल्लाने में लगा हुआ है, ये चूजा कहीं का, उसे खाते वक्त तो उससे कहने लगता है कि तुम अच्छा उस बिग बॉस की बात करने में लगे हुए हो जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना फिगर रहा था उसका, उस बंदे का, उस मॉन्स्टर का, तुम उसकी बात कर रहे हो जिसके बहुत ज्यादा टेंटिकल्स हैं। और उस मॉन्स्टर को खाते खाते कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा याद दिला दिया तुमने, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगला जो मेरा शिकार होने वाला है, सबसे ज्यादा फाइनल गोल होने वाला है, वो वही मॉन्स्टर है, मैं उस तुम्हारे बॉस मॉन्स्टर को खा जाऊंगा, किंग को। ये कहते कहते वो उस मॉन्स्टर को पूरा वहां से खा जाता है और मॉन्स्टर अपनी जान भी नहीं बचा पाता और अब मरते मरते कह जाता है कि मेरे जो किंग है वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। दूसरी तरफ हमें उस मॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके आसपास की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो टूटना चालू हो जाती हैं, जो कि ब्लॉक्स उस एबिलिटी होल्डर के द्वारा बनाई गई थी। जब ये नोटिस करने लगते हैं कि जो मॉन्स्टर्स है उनकी जो एबिलिटी है हमें मारने की, वो एबिलिटी धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, वो और वीक होते जा रहे हैं उनकी रैंक के मुकाबले में। जिस बात को जानने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज होने लगता है और अपने साथियों से कहने लगता है जिस तरीके से जो पहले एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने में लगे हुए थे वो अब लोग एक साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जिनके सामने जो भी आएगा वो बस उस पर अटैक कर रहे हैं इस वक्त, और अब इनसे निपटने में हमें कोई भी परेशानी नहीं आने वाली क्योंकि अब ये बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा सकते। ये बात जानने के बाद जो वाइस कैप्टन होता है वो उसका साथी उससे पूछने लगता है, वाइस कैप्टन से पूछने लगता है कि हे वाइस कैप्टन, आखिरकार यहाँ पर ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। तभी उसका वाइस कैप्टन उससे कहने लगता है जब हमारी इस आसपास के एरिया में कोई हाई रैंक का मॉन्स्टर हो वही सिर्फ लो रैंक के मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर वो हाई रैंक का मॉन्स्टर पूरी तरीके से मारा जाए और गायब हो जाए तो लो रैंक के जो मॉन्स्टर्स हैं वो अपने बारे में कुछ भी सोच नहीं सकते और जिस तरीके से वो पहले कॉपरेट करने में लगे थे उस तरीके से कॉपरेट भी नहीं कर पाएंगे। अभी की सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि अब जबकि इन मॉन्स्टर्स ने कॉपरेट करना बंद कर दिया है तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बन सकती है कि ये सेकंड रैंक का जो मॉन्स्टर था उसे लिंची के द्वारा मार दिया जा चुका है और तभी वो इस लो रैंक के मॉन्स्टर को अपने हाथों से कुचल देता है। ये बात जानने के बाद उसका साथी खुश होते हुए कहने लगता है कि जैसा कि हमने उम्मीद की थी लिंची से, लिंची तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग बंदा है, मैं वाकई में इसकी पावर लेवल को कंट्रोल करने का जो टैलेंट है ना, इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा जेलस महसूस करने लगता हूँ। तभी उसका वाइस कैप्टन उससे कहने लगता है कि हमारा जो मिशन है यहाँ का वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और जाकर लिंची को चेक करना चाहिए। और तभी भी लिंची चिल्लाते हुए अंदर घुस जाते हैं ताकि वो देख सके कि आखिरकार इसको क्या हुआ है। और तभी वो अंदर आकर देखता है तो तीनों के तीनों बच्चे होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं और तभी दिखाया जाता है कि लिंची का हाथ बहुत ज्यादा टोटल मतलब गायब भी हो चुका है इस तरीके से। तभी वो देखकर कहने लगते हैं कि जैसा कि हमने उम्मीद की थी लिंची, तुमने वाकई में सेकंड रैंक के मॉन्स्टर को हरा दिया है, वो भी खुद की दम पर, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तभी उसका साथी देखता है उसके हाथ को तो कहने लगता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ लिंची, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने खूब जी जान लगा दी है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना तुम्हारे हाथ को लेकर।
तुम्हारी एबिलिटी को देखकर तो तुम भले ही एक हाथ के बंदे हो, लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। ये बात सुनने के बाद लिंची उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हो गई बहुत बकवास और तुम इस तरीके से एक्टिंग करना बंद कर सकते हो। वो बंदा होता है ये बात सुनने के बाद सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि तुम ऐसी एक्टिंग बंद करो। मुझे पता है कि तुमने 3 बच्चों को जान बचा ली है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्हें बचाते वक्त उन जो सेकंड रैंक का जो मॉन्स्टर था उन्हें भी अपनी दम पर हरा दिया है तुमने। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग वर्क है। तभी लिंची डायरेक्टली उनके मुंह पर उससे कहने लगता है अपने ब्लड को रोकते हुए कि उस मॉन्स्टर को मैंने नहीं हराया। जो कि लिंची बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अभी भी हमारे एमसी के बारे में सोचते हुए कहने में लगा हुआ था कि यहाँ पर एक बेवकूफ़ बंदा आया, उसने रैंक 2 के मॉन्स्टर को हराया और मुझे नॉकड आउट कर दिया, यानी कि मुझे बेहोश कर दिया। लेकिन जब मुझे होश आया तब मैंने क्या देखा, उसको देखने के बाद मैं बहुत शौक हो गया। जहाँ पर मेरे को धीरे धीरे करके जब मैं आंखें खोलने में लगा हुआ था तब मैं ये देखा कि वो जो बंदा था जिसने मुझे नॉक किया और सेकंड रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया, वो उस मॉन्स्टर को खाने में लगा था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उसका जो लेफ्ट हैंड है वो भी ब्लू फायर से जलने में लगा हुआ था। इससे पता चलता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। और इतना ही नहीं बल्कि मैं उसके जो चेहरा था ना उस हुड के अंदर, वो भी मैंने देखा था। अगर मैं उसे देख लूँ तो मैं तुरंत उसे पहचान सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद उसका साथी उससे कहने लगता है कि लिंची तुम्हें कुछ से बात से कोई इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे पहचान सकते हो या नहीं पहचान सकते हो, लेकिन वो बंदा मॉन्स्टर को खाने में लगा हुआ था। कि वाकई में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वह बंदा भी एक मॉन्स्टर है। तभी उसका जो वाइस चिप होता है उससे कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसे कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पर जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो एक दूसरे को खाने लगते हैं। लेकिन ये बात तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, बहुत ज्यादा अजीब है। अगर वह बंदा वाकई में एक मॉन्स्टर होता तो आखिरकार लिंची यहाँ पर जिंदा क्यों है? अगर वो मॉन्स्टर होता तो लिंची को भी खा जाता ना। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं सेकंड रैंक के मॉन्स्टर को हराने में कामयाब रहा, वो भी अकेले। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं हमारी जो रेस्क्यू टीम है उससे बचकर भी निकल गया। लगता है कि हमें वारंट अनाउंस करना पड़ेगा उस बंदे को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ हमें जिनकन को दिखाया जाता है जो कि वहां पर उस हुडी को जमीन पर फेंक देता है और वापस से अपने आर्म को सील कर लेता है। और जहां पर जो वाइस कैप्टन होता है वो कह रहा होता है कि एक अनरजिस्टर्ड मेटल टाइप एबिलिटी यूजर जहाँ पर घूमने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ जो हमारा जिनकुन होता है वो पेट भरने के बाद काफी ज्यादा चैन की सांस लेता है और कह रहा होता है कि आज तो मैंने वाकई में पेट भर के खाया है, अब घर जाकर बस आराम करना है। दूसरी तरफ जो वाइस कैप्टन होता है कहने लगता है कि उसकी जो पिक उठाओ, और वो एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी का बंदा है। हम लोग उसे अकेले इस सोसाइटी में नहीं घूमने दे सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। वो ऐसा सोचता है जैसे कि वो नाइट हीरो बन सकता है और हम जो ऑफिशियल्स है वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमने उसे जल्द से जल्द पकड़कर एजुकेट नहीं किया, अच्छे से ज्ञान नहीं दिखाया, तो फ्यूचर में जाकर ये हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो। और तभी जिनकुन वहां से जाते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरे स्टार्टिंग पॉइंट की जो इवोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन रैंक 2 के मॉन्स्टर को हराना मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है। खैर अभी के लिए मुझे सबसे पहले तो अपने घर पर जाना चाहिए। और वो अपने घर के पास जाता है तो कहने लगता है वाओ, मेरा घर अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिल्डिंग है वो अभी भी सुरक्षित है मेरी पास्ट लाइफ से। और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगता है कि जब मैं पहली बार अपनी पास्ट लाइफ में जब उन सभी के सभी 7 सिस्टर्स को कंफर्ट करने के बाद, अब समझ गए ना, सेटिस्फाई करने के बाद जब घर पे लौटने में लगा हुआ था वो भी रात के 3 बजे, तभी वहां पर पूरे की पूरी जो सिटी है, पूरे के पूरे शहर है, पूरे शहर की बिजली पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। ओहो, राइड में मजे करके आया, वो भी 7 सिस्टर्स को, 7 लड़कियों को सेटिस्फाई करके। भाई साहब इतनी दम आती कहाँ से है भाई, शॉकिंग है, बिल्कुल आउट ऑफ वर्ल्ड, दिस इज नॉट पॉसिबल भाई। खैर वो सब छोड़ो, तभी वो बताने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं आसपास के पूरा का पूरा जो घर, बिल्डिंग्स, इलाका है वो पूरा पावर आउटेज हो जाता है, वहाँ पर लाइट चली जाती है। और वो सब इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ की सारी जो बिजली थी आसपास के पूरे इलाके की, वो सारी की सारी बिजली जी उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई थी। और उसी घटना के साथ ही उसकी जो सुपर पावर जीन्स हैं वो एक्टिवेट हो गए थे। और उसके एक्टिवेट होने के बाद उसकी जो एबिलिटी है वो पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी उसकी बॉडी से। और उस आउट ऑफ कंट्रोल के कारण उसके आसपास की जितनी भी बिल्डिंग थी वो भी टूटना चालू हो गई। और उस बिल्डिंग के अंदर 136 लोग थे, इंक्लूडिंग उस वेयू के जो पेरेंट्स थे वो भी वहीं पर मारे गए उस घटना के दौरान। और जब ये बात वेयू को पता चली जानी, इसका नाम जीयू या वेयू पता नहीं पड़ रहा, इसमें वेयू यहाँ पर लिखे हुए हैं, पहले यहाँ पर जिन क्यों मतलब जी क्यों लिखे थे। खैर बात का पता चलता है अपन जो अपनी इस स्टोरी की हीरोइन है, अपन तो जानते हैं ना किसकी बात कर रहे हैं, तो समझ जाना गाइस। और तभी भी बताने लगता है कि जब वेयू को ये बात पता चले कि उसने अपने ही पेरेंट्स को मार दिया है तो उसका दिल है वो पूरी तरीके से टूट चुका था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसकी जो बॉडी थी वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा निशान पड़ चुका था जिसे वो कभी भी भूल नहीं सकती। और पता चलता है कि इसकी पास्ट लाइफ में जो निशान था ना उसकी आंखों के पास, वो कैसे पड़ा।
और तभी भी मोबाइल में अपने उस समय को चेक करने लगता है। देखता है कि इस वक्त सिर्फ 11:44 हुए हैं, वो भी रात का, और अभी जो घटना होने वाली है उसे 4 घंटे बचे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय दौरान इस लाइफ में मैं इसे बचा सकता हूँ। लेकिन वो नोटिस करने लगता है कि जो लाइट थी वो ऑलरेडी यहाँ पर 4 घंटे बाद नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन देखता है कि यहाँ की लाइट तो ऑलरेडी जा चुकी है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार जो घटना है वो ये क्यों हो गई, कैसे हो गई। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। तभी हमें वीयू का सीन दिखाया जाता है, जिसके हाथों में से बिजली निकल रही होती है और वो जब अपने मोबाइल की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने में लगी होती है तभी उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। ओ माय गॉड, व्हाट अ गुब्बारा। और तभी जैसे ही वो उस मोबाइल को छूने की कोशिश करने लगती है तो बिजली के कारण उसका मोबाइल वहीं पर टूट जाता है और तबाह हो जाता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और मुझे लगती है कि अब क्या करूँ मैं, मेरा मोबाइल भी तबाह हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं जैसे ही हिलने की कोशिश करती हूँ तो मेरी जो पावर्स हैं वो मेरी बॉडी से आउट ऑफ कंट्रोल होना चालू हो जाती है, और जैसे ही मैं मूव करती हूँ तो मेरे बॉडी के अंदर की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो बाहर आने लगती है, जहाँ पर वो चिल्ला भी नहीं सकती और कह रही होती है कि अपने आप से ही कि मॉम एंड डैड, मैं यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो चुकी हूँ और मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रही और मैं यहाँ पर ज़्यादा तेज चिल्ला भी नहीं सकती हूँ। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरी पावर और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, जिससे कि मेरे पेरेंट्स ही नहीं बल्कि मैं आसपास का इलाका भी तबाह हो जाएगा। और तभी वो इस वक्त बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और कह रही होती है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्या ये वही रूमर वाली कहानी है, यहाँ पर अफवाहें फैली हुई हैं कि इस तरीके से जब लोग अवेकन होते हैं अपनी पावर्स को तो इस तरीके की घटना उनके साथ होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं आसपास की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेरी बॉडी के अंदर जाए जा रही है और रुक ही नहीं रही, और वो उस इलेक्ट्रिसिटी को रोकना चाहती है लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रही होती है। चिल्लाते हुए कह रही होती है कि नहीं, तुम मेरी बॉडी के अंदर नहीं घुस सकते हो, और उसे बहुत ज़्यादा अजीब महसूस होने में लगा हुआ होता है, उसकी बॉडी में पेन भी होने में लगा हुआ है इस वक्त। और चिल्लाते चिल्लाते वो कह रही होती है कि नहीं नहीं, तुम मेरे पास मत आओ, मैं ऐसे और ज़्यादा बिल्कुल भी झेल नहीं सकती हूँ, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी प्लीज़। और अगर ये सिचुएशन इसी तरीके से चलती रही तो जो मेरे मॉम एंड डैड है वो भी मेरे इस घटना में इम्प्लीकेट हो जाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। और मेरे कारण अगर मेरे मॉम डैड को चोट लग गई तो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊंगी ये चीज़। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं ज़्यादा समय तक यहाँ पर इस तरीके से बैठी भी तो नहीं रहती, रह सकती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, कोई तो मुझे बचाओ। और वहाँ पर रोना चालू कर देती है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं घबराहट के कारण। करूँ तो क्या करूँ। और तभी वो जिनगुन को बुलाने लगती है, और जब वे जिनगुन को बुलाने लगती है तभी सामने से किसी को आते हुए नोटिस करने लगती है, जिसको देखने लगती है और देखकर सरप्राइज हो जाती है। तभी हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि जब सामने देखती तो और कोई नहीं बल्कि मैं जिनगुन होता है, जो कि उसकी खिड़की पर आ चुका है, जिसको देखकर वो शांत हो जाती है, अपने आप को शांत महसूस करने लगती है। और उसके चेहरे दिखाया जाता है, उसके बालों में उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हॉर्न बनाना चालू कर देती है, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा कूल लग रहे होते हैं। और तभी वो जिनगुन से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम मेरे घर की मेरे कमरे की बिल्डिंग पर इस तरीके से खिड़की से क्यों आने में लगी हुई हो। तभी जिनगुन डायरेक्टली अंदर आता है और उससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता है। उससे कहने लगता है कि यहाँ पर इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूँ धीरे धीरे करके, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, ठीक है। और वो लड़की उस पर पूरी तरीके से भरोसा करती है। अगर भरोसा नहीं करती तो लास्ट लाइफ में इसकी जान नहीं बचाती। ये लड़की वाकई में इस लड़के के लिए जाने के जिनगुन के लिए करने के लिए कुछ भी तैयार, भाई कुछ भी ये बंदा खाएगा तो कुछ भी कर देगी ये लड़की। और तभी जिनगुन उसको पकड़ता है अपने हाथों से, लेकिन उसका जो हाथ होता है वो मॉन्स्टर में बदल चुका होता है। और जो जिनगुन है वो इस लड़की से कहने में लगा हुआ होता है वीयू से कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कुछ भी कंडीशन में फंस जाओ लेकिन तुम बिल्कुल भी मत चिल्लाना, क्योंकि अगर तुमने चिल्लाया था तो जो अंकल और जो आंट हैं वो उठ जाएंगे, और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। लेकिन जब जो जिनगुन होता है वो अपने हाथ से उसकी बॉडी को पकड़ने लगता है तो ये बात देखने के बाद वे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम मेरी बॉडी को इस तरीके से नहीं पकड़ सकते, मेरी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, अगर तुमने मुझे पकड़ा तो तुम्हें झटके लग जाएंगे, वो भी कर्रे वाले। और तभी जो लड़की होती है वो उसका हाथ को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि देखती है और कहने लगती है मन में सोचते हुए क्या आखिरकार जिनगुन का जो हाथ है वो इस तरीके से ब्लैक कलर में क्यों है, क्या इस मेरी बॉडी के अंदर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाकई में इसकी बॉडी के अंदर जाने में लगी हुई है और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है, मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसे चोट नहीं पहुंचा रही। तभी जिनगुन उसे खड़ा करने लगता है और उससे कहने लगता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है तो मैं इस तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन कर बताने के लिए, तो जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना, अभी के लिए मुझे माफ़ कर देना लेकिन बाद में मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये लड़की तो बिल्कुल इतनी ज़्यादा ओबिडेंट है कि ये लड़का कुछ भी कहे सब कुछ करने के लिए तैयार है। और तभी जिनगुन अपनी गर्लफ्रेंड नहीं कह सकते हो, अपनी फ्रेंड को उठाकर जाने की वीयू को उठाकर सीधे छत की तरफ ले जाना चालू करता है और बिल्डिंग से कूदा देता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। और जब वे वहाँ से गिर
रही होती है तो कहने लगता है कि हमें सबसे पहले तो इस बिल्डिंग के रूफटॉप पर जल्द से जल्द जाना होगा। और जब वो इस तरीके से जिनकुन उसे आसमान में फेंक देता है तो ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक के कारण उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है और सोचने लगती है कि अगर कर अब क्या, अब अगर मैं नीचे गिरी तो मेरे तो चीथड़े उड़ जाएंगे। और वो घबराहट के कारण अपने मुंह को बंद कर लेती है, क्योंकि अगर इसने चिल्लाया तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिलीज हो जाएगी और सब कुछ यहाँ पर तबाह हो जाएगा, वो भी एक धमाके के कारण। और तभी वो दिखाया जाता है किस तरीके से हवा में उड़ने में लगी हुई है और अपने मुंह को बंद कर लेती है, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। और जब वे आसमान की तरफ उड़ने में लगी हुई होती है उसी तरफ हमें जिनकुन को दिखाया जाता है कि वो भी वहां से बहुत ज्यादा लंबी छलांग मारता है और उस लड़की की तरफ पहुंच जाता है उसे पकड़ने के लिए। और उसके पास पहुंचने के बाद, उसे पकड़ने के बाद वे उसे कहने लगता है जिनकुन कि तुम्हें मुझे हक करना होगा, वो भी बहुत टाइटली। तुम मुझे चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ना मत, नहीं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा हमारे लिए। और जब ये बात सुनती है कि ये मुझे हक करने के लिए कह रहा है तो ये बात वाकई में बहुत ज़्यादा इसके लिए भौकाल मचाने जैसी होती है। इसके दिमाग में पूरी तरीके से भौकाल मच गया होता है, सफराज हो गई होती है और मन में सोचते हुए जिनकुन कहने में लगा हुआ था कि अभी अभी मैंने सेकंड रैंक के मॉन्स्टर को डेविएट किया यानी कि खाया है, तो उसकी जो एबिलिटी है, जो मेरी पूंछ है, वह उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, पूंछ के टेल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी वो स्पाइडरमैन जैसे एक निकालता है और उस दीवार की बाउंड्री में घुसेड़ दे। उस बाउंड्री में घुसेड़ने के बाद उस बिल्डिंग की, ताकि वो नीचे ना गिरे, उसका सपोर्ट के सहारे वो उसमें आ सके। उसको घुसेड़ने के बाद अपनी फोर्स से उसकी तरफ आगे तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो रूफ टॉप पर जल्द से जल्द पहुंच सके। और वो बिना किसी परेशानी के रूफ टॉप तक पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद जो जिनकुन होता है वो सबसे पहले तो वेयू को नीचे रख देता है और उससे कहने लगता है कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा हर्ट करने में लगा हुआ है। अब जल्दी से अपनी अपनी सारी तुम्हारी बॉडी की जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज कर दो, वो भी आसमान की तरफ। और इस इशारे करते हुए बताने लगता है कि तुम्हें सारी की सारी बिजली को आसमान की तरफ ही रिलीज करना है। गलती से भी अगर तुमने नीचे रिलीज कर दी ना तो आसपास का पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। ये बात जानने के बाद जो वेयू होती है वो सफराद होने लगती है और उसकी पूरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी से भरी हुई होती है। उसके बाल भी ऐसे उड़ने में लगे हुए होते हैं किसी मॉन्स्टर की तरह, लेकिन भाई फेरी जैसी लग रही होती है, किसी एंजल की तरह लगने में लगी हुई है इस वक्त मुझे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है भाई, बिल्कुल परफेक्ट, कहीं से भी किसी भी लेवल से, किसी भी एंगल से इसमें कोई भी कमी मौजूद नहीं है। और जब जिनकुन वेयून से ऐसे कहने लगता है कि तुम्हें बिजली आसमान की तरफ करनी है तो वो मान भी जाती है इसकी बात और ऊपर की तरफ देखती लगती है। और ऊपर की तरफ देखने के बाद जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाने के बाद मुंह और आंखें खोल देती है, जिससे कारण उसके बॉडी की अंदर की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है वो धीरे धीरे करके उसके मुंह से बाहर निकलना चालू हो जाती है। और लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलती है तो आसमान की तरफ एक बहुत बड़ा बिजली का धमाका निकलता है, जो कि देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होता है। जब जिनकुन उसको देखने लगता है तो कहने लगता है अपने आप से कि हम लोग ने वाकई में समय पर जगह से वहाँ से निकल कर आ गए, लेकिन अगर ये बिल्डिंग के अंदर इतना बड़ा बिजली का धमाका निकलता तो आसपास कोई भी जिंदा नहीं बच पाता, क्योंकि इस लड़की की पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा है। और ये वाकई में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली बात थी कि जो हमारी जो वेयू है, हमारे एमसी की वेईफू, वो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और जब उसकी बॉडी से सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी निकल जाती है तभी जिनकुन उससे कहने लगता है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे से अब तुम्हारे साथ ऐसी घटना बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके बालों का जो रंग होता है वो भी बदल जाता है वापस से ब्लैक में, जिसको देखकर जैसे उसकी सारी की सारी एबिलिटी और पावर शांत हो जाती है तभी वो लड़की जिनकुन से पूछने लगती है कि हम तो वाकई में बच गए, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा सेफ हूँ। लेकिन जब वो जिनकुन के हाथ की तरफ देखने लगती है तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होने लगती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। तभी जिनकुन उससे कहने लगता है कि अच्छा, ये मेरी बॉडी पूरी तरीके से म्यूटेट हो चुकी है और मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ, लेकिन मेरी किस्मत अभी अच्छी है कि मैं इस एबिलिटी को, इस मॉन्स्टर वाले कॉन्शियसनेस को अभी भी अपने अनुसार कंट्रोल कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद जिनकुन बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। आई मीन जिनकुन की ये बात सुनने के बाद ये लड़की वेयू, सॉरी गाइस, नाम में थोड़ा हो जाता है कॉम्प्लिकेशन। और तभी वेयू जब इसको जिनकुन को इस तरीके से कहते हुए सुनने लगती है तो डायरेक्टली उसके मुंह पर जाकर अपने हाथों से बंद कर देती है उसका मुंह और उससे कहने लगती है तुम बेवकूफ़ कहीं के, तुम इस तरीके से यहाँ पर खुलेआम इस बारे में बात नहीं कर सकते कि तुम एक मॉन्स्टर बनने वाले हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। तो मैं ये बात समझ में आई ना, क्योंकि इस वर्ल्ड में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया कि तुम एक मॉन्स्टर हो तो तुम्हारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख सकती। तो मैं बस मुझसे झूठी तो बोलना है। और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है। और भाई इसकी जो लॉयल्टी होती है हमारे जिनकुन की तरफ देखने के बाद, भाई मेरा दिल कहीं गदगद हो गया भाई खुशी के मारे। भाई सही बताऊं, आजकल कोई इतना मिलता नहीं है ना।
इस बात पे ना एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार। ये बात सुनने के बाद जो जिनकुन होता है वो हंसना चालू कर देता है और इस तरीके से हंसते हुए जब वेयू उसे देखती है तो उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम इस तरीके से क्यों हंसने में लगे हो, ये वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है, तुम्हें इस तरीके से नहीं हंसना चाहिए और ये बेवकूफ़ी जैसी हरकतें करना बंद कर दो। तभी जो जिनकुन होता है वो डायरेक्टली वेयू से कहने लगता है कि मैं तुम्हें इसलिए बताने में लगा हूँ क्योंकि तुम हो यहाँ पर, तुमने मुझसे पूछा इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। ये बात सुनने के बाद जो वेयू होती है वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसका चेहरा और भी ज्यादा टमाटर की तरह लाल पड़ जाता है। और तभी हमारा जिनकुन उससे हंसते हुए कहने लगता है कि इस पूरी की पूरी दुनिया में अकेली सिर्फ तुम ही एक ऐसी लड़की हो जो कि अकेली एक ऐसी लड़की हो जिस पर मैं बिना किसी कंडीशन के ट्रस्ट और विश्वास कर सकता हूँ। मैं बिना शक किए तुम पर, तुम जो कहोगी ना मैं उस बात को मानने के लिए तैयार हूँ, अपना हर एक सीक्रेट तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम पर इतना ज्यादा भरोसा करता हूँ। तभी जो लड़की होती है वेयू वो डायरेक्टली जिनको से पूछने लगती है कि तुम्हारी इस घटना के बारे में, सिचुएशन के बारे में तुमने अपनी उन 7 सिस्टर्स को बताया। तभी जिनको उससे कहने लगता है कि मैं भला उन्हें क्यों बताने लगा। तभी जो वेयू होती है वो उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम पर भरोसा भी कौन करेगा वैसे भी। तभी जिनको उससे कहने लगता है कि इस आसमान की तरफ तो देखो कितना ज्यादा प्रिटी लगने में लगा हुआ है, आज की रात वाकई में बहुत ज्यादा प्यारी है। तभी वेयू उससे कहने लगती है कि अगर यहाँ पर मुझे कोई शूटिंग स्टार दिखा तो मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि मैं अपनी आंखें बंद कर उससे प्रे करूंगी, अपनी विश मांगूंगी, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज्यादा हॉलीजन जैसा लगने लगता है। और जिस तरीके से वो अपनी पोजीशन बनाकर खड़ी हुई है इससे पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा शर्माने में लगी हुई है और ये टोटली इस लड़के को प्यार करती है लेकिन बताना नहीं चाहती। तभी जिनको उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम क्या सोचने में लगी हुई हो, क्योंकि जल्दी हमारे पास जो जेनेटिक वाले इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें भी पता होगा कि अभी का जो धमाका था वो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा था। और तभी हमें ड्रोन को दिखाया जाता है जिसको देखकर वो समझ जाता है कि तुम्हारी जो एबिलिटी है वो यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जिसका पता उन लोगों ने जरूर लगा लिया होगा और वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर जल्दी आते होंगे। तभी वहाँ पर हमें एक नर्स को और एक डॉक्टर को वहाँ पर आते हुए, साइंटिस्ट है शायद, जो भी हो, वो आते हैं यहाँ पर भागते हुए। वो डॉक्टर होता है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये लोग यहाँ पर मौजूद है, सब कुछ सुरक्षित है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में 2 लोग यहाँ पर मौजूद है। जिस बंदे ने अभी अभी जो एबिलिटी इस्तेमाल की है मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों में से ही वो एक बंदा है। तभी वो डॉक्टर आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और उससे कहने लगता है कि तुम दोनों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स से आए हुए हैं। तुम लोग मुझे ये बताओ कि इससे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का जो धमाका हुआ था वो उसकी जो एबिलिटी है वो किसने इस्तेमाल करी। तभी जो वेयू उसे बताने लगती है कि जो एबिलिटी है वो मैंने इस्तेमाल की थी। तभी वो डॉक्टर उससे शांत कराने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमने वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया कि तुम यहाँ पर ऊपर आ गई, क्योंकि इसके कारण तुमने किसी को चोट भी नहीं पहुंचाई है। और तभी वो अपनी असिस्टेंट जियालू से कहने लगता है कि तुम इन दोनों को सेंसिटिव रेजेंट दो जिससे कि ये पता लगा सके इनके एबिलिटीज के बारे में। तभी 2 ट्यूब्स निकालती है और ट्यूब्स निकालकर उन्हें देने लगते हैं। और तभी डॉक्टर उस लड़की की इलेक्ट्रिसिटी को देखने के बाद कहने लगता है कि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो वाकई में बहुत ज्यादा हाई है। और दूसरी तरफ इस लड़के को देखो, इस लड़के को बिल्कुल भी चोट नहीं आई। इससे ये बात भी साबित होती है कि तुम्हारी जो एबिलिटी है वो भी वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी इतनी ज्यादा भयानक धमाके के कारण बाद भी। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस तुम्हारे खून की कुछ बूंदों की जरूरत पड़ेगी। और वे भी बिल्कुल भी डरती नहीं है और उससे कहने लगती है कि तुम बेशक मेरा खून की बूंद ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही वो उसकी खून की बूंद लेकर उस सेंसिटिव रेजिडेंट में देखने लगता है तो उसका जो रिएक्शन होता है वो वाकई में देखने लायक होता है और वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक के मारे उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं अंधा होते जा रहा हूँ, अंधा होते जा रहा हूँ, क्योंकि जो रेजेंट था वो बहुत ही ज्यादा जोरों जोरों से चमकना चालू कर देता है। जिसको देखकर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि इसकी ब्लड रेजेंट है ना वो जो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कि अभी तक के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सभी के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाला है। दूसरी तरफ जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिनकुन को, जो कि मन में सोचते हुए कहने लगता है कि तुम जरूरी इस रेजेंट को वेस्ट करोगे और कुछ नहीं, तुम कुछ भी नहीं पता लगा सकते क्योंकि मेरे पास कुछ मौजूद ही नहीं है। तभी वो रेजेंट के जैसे ही उसका ब्लड जाता है तो जो नर्स होती है जियाउडू हो, उसको देखने के बाद सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि बंदे को तो देखो कि इसकी जो ब्लड एबिलिटी है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा वीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वीक है। मैंने आज तक पूरे के पूरे इंसानियत के इतिहास में इतना ज्यादा कमजोर रेजेंट कभी नहीं देखा, एबिलिटी कभी नहीं देखी। ये बात जानने के बाद जो डॉक्टर होता है वो शॉक हो जाता है और अपने सर पर अपनी आंखों को बंद करने लगता है, क्योंकि जो वेयू की जो ब्लड सैंपल होता है वो बहुत ही ज्यादा चमक रहा होता है, उसकी आंखें भी नहीं खुल पा रही होती है चमकने के कारण, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेजेंट है भाई, आई मीन पावरफुल लड़की है ना इसीलिए। और डॉक्टर उससे कहने लगता है कि हम अभी तो यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकते, आगे के चेकअप्स के लिए हमें इसे इंस्टीट्यूट में ले जाना होगा। और वो लड़की जियाउली भी मान जाती है उसे ले जाने के
मेडिकल इंस्टीट्यूट में। ये बात जानने के बाद ये बहुत शॉक हो जाता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए जिनकुन कि इस लड़की की तो वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी। रिएक्शन को देखने के बाद सभी के सभी लोग इतने शॉक हैं, क्या जो डिटेक्शन थी वो वाकई में रॉन्ग हो गई। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मेरी बॉडी के अंदर आखिरकार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीन कर क्या रहे हैं। मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ, मेरे बॉडी के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर के जीन मौजूद होने चाहिए थे। नो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, शायद मुझे याद करना होगा। मुझे याद आया, मुझे जहाँ तक याद है जो लिंची वाला बंदा है उसका जो एक हाथ है वो उस मॉन्स्टर के द्वारा खा लिया गया था और उस मॉन्स्टर को मैंने खा लिया। तो इस बात की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि उसकी जो बॉडी की एबिलिटीज है वो उस मॉन्स्टर में गई, उस मॉन्स्टर को मैंने खाया, इसके कारण उसकी मॉन्स्टर के अंदर जो एबिलिटीज थी वो मेरी बॉडी के अंदर आ चुकी हैं, क्योंकि मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ ना। तभी सीन शिफ्ट होता है नान्यू जेनेटिक रिसर्च फैसिलिटी पर, ट्रांसेंडेंट डिटेक्शन चैम्बर 13 पर। वहां पर जो नर्स होती है वो हमारे जिंकुन से कह रही है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल हो लिटिल ब्रदर जिंकुन। तुम्हारी बॉडी के अंदर इस दुनिया के सबसे ज्यादा कम ट्रांसजेंडेंट जीन मौजूद है। ये वाकई में तुमने एक इतिहास रच दिया है। तभी वो अपनी मशीन से जब उसे नापने में लगी हुई होती है तो उसकी जो परसेंटेज होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1% होती है, लेकिन उसके 6 पैक जरूर देख रही होती है वो। और उसको देखते देखते वह नर्स उसकी बॉडी का फायदा उठाते हुए उसको टच करने लगती है और टमाटर की तरह लाल पड़ गई होती है, जैसे कि अभी कुछ इसके साथ कुछ करने वाले हैं। हमारे एमसी की किस्मत वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है कि यहाँ पर भाई कोई भी लड़की एक बार इसको देख ले तो पूरी लट्टू हो जाती है इस पर। तभी नर्स उससे कहने लगती है तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा अजीब हो लिटिल ब्रदर जिंकुन। तुम्हारी जो ट्रांसजेंडेंट जीन्स है वो वाकई में बहुत कम है, लेकिन तुम्हारी बॉडी परफेक्टली बिल्कुल ठीक है। और जरा इन 6 पैक्स तो देखो, बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन में आ गए हैं। और जब जिंकुन को ये बात पता चलता है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जब से मैंने मेरी जो ट्रांसजेंडेंट फॉर्म ट्रांसजेंडेंट जीन मेरी बॉडी में आए हैं तब से जो मेरी बॉडी है वो रीबिल्ड होना चालू हो गई है और वो वापस से फिट हो गई है। और सारे के सारे चेकअप होने के बाद जिंकुन उस नर्स से पूछने लगता है क्या मैं अपनी शर्ट को वापस से पहन सकता हूँ क्या। और सारी की सारी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बॉडी में कुछ ट्रांसजेंडेंट जीन्स आ चुके हैं अब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो मेरे पास जो बॉडी इस वक्त मौजूद है उसमें हाफ तो मॉन्स्टर की बॉडी है और हाफ ट्रांसजेंडेंट जीन्स की बॉडी है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि शायद ऐसा हो ही सकता है कि मेरे पास जो ट्रांसजेंडेंट जीन्स हैं वो शायद इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने उस मॉन्स्टर को खा लिया था जिस मॉन्स्टर ने किसी ट्रांसजेंडेंट जीन का हाथ खाया था। खैर मुझे इस सब चीजों से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि जो मुझे ट्रांसजेंडेंट जीन चाहिए थे वो मिल चुके हैं और इन जीन्स का इस्तेमाल कर मैं बिना किसी परेशानी के नान्यू इंस्टीट्यूशन के अकेडमी में एडमिशन ले सकता हूँ, वो भी बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली मुझे। कम से कम मेरे लिए ये तो बेटर ही है कि मेरे जो मॉन्स्टर जीन्स है उनको चेक करवाने से बेटर ही है कि मैं ट्रांसजेंडेंट जीन में दिखाने के बाद नान्यू इंस्टीट्यूशन में चला जाऊँ। अगर उन्हें पता चल जाता कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत मात्रा में मॉन्स्टर जीन्स मौजूद हैं तो वो मुझे हर वक्त अपनी सर्विलेंस में रखते और मुझ पर निगरानी बनाए रखते, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी जिंकुन उस नर्स से पूछने लगता है अपनी शर्ट पहनने के बाद, नर्स मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अभी भी उस नान्यू इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता हूँ? मेरी जो ट्रांसजेंडेंट जीन की परसेंटेज है वो वाकई में बहुत ज्यादा लो है, वो भी 1%। तभी वो नर्स उसे बताने लगती है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी एकेडमी की जो डीन है उन्होंने पहले से ये अनाउंस कर दिया है कि अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर थोड़ी मात्रा में भी जीन्स मौजूद है ट्रांसजेंडेंट के तो तुम्हें बिना किसी परेशानी के एडमिशन मिल जाएगा। सो आज से और अभी से मैं तुम्हारी बिग सिस्टर बन जाती हूँ, ठीक है, और मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और भाई इसके चेहरा देखकर पता चलता है कि ये हमारे जिंकुन का फायदा उठाना चाहती है, हमारे एमसी का। और जिस तरीके से ये रिएक्ट करने में लगी हुई है ना उसके बॉडी के साथ, मतलब ये कुछ ना कुछ तो कर देती है अगर इसे मौका मिलता तो। लेकिन हमारा जिंकुन भी उसकी बातों में नहीं आने वाला क्योंकि इसे पता है कि अगर किसी को भी पता चला कि ये मॉन्स्टर है तो वो उसे तुरंत छोड़ के चली जाएगी। दूसरी तरफ सारी की सारी सिचुएशन निकलने के बाद बार मैं सोचते हुए कहता है और हम सभी को बताने लगता है कि मेरे को जितनी भी बिग सिस्टर्स मिली हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा केयरिंग है और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तभी वो नर्स उससे कहने लगती है कि तुम जाकर अपना आराम कर सकते हो, तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है मैं उसमें तुम्हारी मदद कर देती हूँ, सारी की सारी चीज़ों को फॉर्मेलिटीज़ को मैं निपटा लूंगी। ये बात सुनने के बाद जिंकुन उसका शुक्रिया कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी जैसे ही गेट खुलता है तो वहाँ पर कई सारे लोग वहाँ पर भाग रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी टूट चुका है। और वो इसलिए क्योंकि इस बार जो बंदी आई है, जो स्टूडेंट आई है, उसकी जो ट्रांसजेंडेंट जीन की परसेंटेज है वो 95% है, जो कि 2% ज़्यादा है जो पहले रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और वह सभी के सभी लोग इस वक्त एट्रीब्यूट टेस्ट के लिए उस तरफ भागने में लगे हुए हैं। चलो जाकर देखते हैं सभी लोग आखिरकार जो वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 पर आने वाला बंदा आखिर है कौन, आखिरकार किसके 95% जीन्स मौजूद है। ये सारी की सारी घटनाओं को जब जिंकुन देख रहा होता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरी पास्ट लाइफ में जब लोगों को ये बात पता चला कि मेरी बॉडी के अंदर 99% मॉन्स्टर जीन्स हैं तो उस वक्त सभी लोगों ने मेरे पास अटेंशन देना चालू कर दिया था।
और मैं वहां पर बाहर भी नहीं निकल पा रहा था और सभी लोग मुझ पर नजर बनाए रखे थे। इसी कारण से मुझे उस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया था कि आखिरकार जो 95% वाली लड़की है उसने आखिरकार कितना ज्यादा कियोस मचा रखा था इस वर्ल्ड में। अब जब मैंने पिछले जन्म में नहीं देख पाया था तो मैं इस जन्म में आकर देखता हूँ कि आखिरकार ये लोग कैसा रिएक्शन दिखा रहे हैं अपना। और सभी के सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर टेस्ट चालू हो रहा होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी जो साइंटिस्ट होते हैं वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे होते हैं वेयू पर, और वहाँ पर वेयू बीच में सेंटर में खड़ी हो रही होती है और इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करने में लगी हुई होती है। और इसी धीरे धीरे करके उसके वोल्टेज को धीरे धीरे करके बढ़ाया जाता है। यहाँ पर उसकी जो वोल्टेज है वो 300 वोल्ट, 350 वोल्ट, 400 वोल्ट, 500 वोल्ट। और ये सभी के सभी लोग ये जानने के बाद काफी ज्यादा शॉक भी हो जाते हैं। ये जानने के बाद सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से इम्यून है, क्योंकि इसके पास 95% ट्रांसजेंडर जीन्स हैं, जैसा कि हमने अभी के प्रोडिजी से उम्मीद की थी। ये जानने के बाद सभी के सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 500 वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी को अपनी बॉडी में कंडेंस कर सकती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 500 वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी को अपनी बॉडी से रिलीज भी कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ल्ड के 90% ट्रांसजेंडर्स है ना, वो सभी लोग इसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं इस बात को लेकर वाकई में बहुत ज़्यादा जेलस महसूस कर रहा हूँ इन प्रोडिजीज से। ये सारे के सारे जो नॉर्मल लोग होते हैं ना वो ये सब बातें करने में लगे हुए हैं और बताने लगते हैं कि किस तरीके से इनके ट्रांसजेंडर जीन में जो इलेक्ट्रिसिटी है जितनी ज़्यादा ये अपनी बॉडी में कंडेंस कर सकते हैं उतनी ही ज़्यादा वो अपनी बॉडी से रिलीज भी कर सकते हैं। तुम बताओ आखिरकार ये कितनी ज्यादा तक झेल सकती है लड़की। और बताने लगते हैं कि 4 साल पहले इसी तरीके की एक बंदा और था जिसके पास भी इलेक्ट्रिसिटी एट्रीब्यूट था, और बात करें उसके ट्रांसजेंडर जीन की तो वो 89% था जो कि अवेकन हुआ था उसी के साथ भी, और वो 1000 वोल्ट तक को हैंडल कर सकता था। तो मुझे लगता है कि जब इसकी जो ट्रांसजेंडर जीन्स है वो 95% तक की है तो मुझे लगता है कम से कम 1000 वोल्ट से ये झेल ही सकती है, वो भी बिना किसी परेशानी के। तभी जो साइंटिस्ट है वो उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि हम लोग अब कंटिन्यू कर सकते हैं। तभी वे भी कंडीशन कंटिन्यू करने की परमिशन उसे दे देती है और तभी वहां पर उसके वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है। 600 होता है, 600 के बाद 700 होता है यानी कि 700, लेकिन उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी नहीं लग रहा होता जैसे कि उसे चींटी ने भी काटा हो। और धीरे धीरे करके उसकी वोल्टेज 800 पहुंचती है, 900 पहुंचती है, 1000 वोल्ट पहुंच जाती है। ये देखने के बाद सभी के लोगों के मुंह फटे रह जाते हैं शौक के मारे। और सिर्फ 1000 ही नहीं बल्कि में 1200 वोल्ट भी पहुंच जाती है। ये देखने के बाद सभी के सभी लोग घबराने लगते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये लड़की वाकई में इंसान भी है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में 1200 के बाद उसका वोल्टेज 2000 तक बढ़ा दिया जाता है। तभी साइंटिस्ट उससे पूछने लगता है क्या तुम ठीक हो। तभी हमारी जो वेयून होती है वो बिना किसी परेशानी के स्माइल मारती है और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक खरोंच तक नहीं आई है, मुझे कुछ महसूस भी नहीं हो रहा है। ये जानने के बाद वो और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मैं तो इसको बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहा। और तुम कह रहे हो मुझसे कि इसने अभी अभी अपनी पावर्स को अवेकन किया है, ये इतने ज्यादा वोल्टेज को झेल सकती है। दूसरी तरफ हमारा जो MC जिंकुन होता है ये जानने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि आखिरकार इसकी गर्लफ्रेंड यानी कि गर्लफ्रेंड यानी कि लड़की फ्रेंड नहीं तो इतना ज्यादा बवाल मचाया है पूरी सोसाइटी में। और इतना सब जानने के बाद सभी लोग ये भी कह रहे होते हैं कि मुझे पता है कि 90% ट्रांसजेंडर जीन एक बार पहुंच जाए किसी का तो 1% जैसे जैसे इंक्रीज होने जाता है तो 1% का जो गैप है ना, पावर लेवल गैप, वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है वो अभी भी यहीं पर है और वोल्ट्स की पहुंच जाती है 2800। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में 3000 वोल्टेज तक जो लोग इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा देते हैं। तभी वो साइंटिस्ट हमारी वेयू से पूछने लगता है क्या हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए। तभी वेयू से कहने लगती है हाँ क्या हम यहाँ पर हमें रुकना चाहिए, शायद हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए। और बताने लगती है कि मैं लिमिट वगैरह पे नहीं हूँ अपनी, बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जब मैं अवेकन हुई थी तब मैंने अपनी बॉडी से पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरीके से रिलीज नहीं किया था। और अब तुम लोगों ने टेस्टिंग के नाम पर मुझे इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खिला दी है कि अब मेरी जो कैपेसिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है और मैं पूरी तरीके से रिचार्ज हो गई हूँ। तो इस कारण से मेरी बॉडी है ना वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो मुझे ऐसा फील होने में लगा कि मैं कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो मैं शायद गलती से इस पूरी की पूरी जगह को तबाह कर दूँ और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। और धीरे धीरे करके उसकी इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होना चालू होने लगती है और उसके बाल भी टर्न होने लगते हैं बिल्कुल पिंक कलर में इलेक्ट्रिसिटी वाले में। ये बात जानने के बाद वो साइंटिस्ट वहीं पर रुक जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है तो हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। हमारे डाटा ने पहले दिखा दिया है कि तुम कम से कम 3000 वोल्ट को तो अब बिना किसी परेशानी के यहाँ पर झेल सकती हो अपनी बॉडी में और तुम्हारी कोई भी अपर लिमिट नहीं डिसाइड हुई है अभी तक। अभी के लिए रेफरेंस के लिए इतना ही काफी होगा आज की टेस्टिंग के लिए। और तभी हमारा जिनको अंदर जाने की परमिशन मांगने लगता है और कहने लगता है मुझे अंदर जाने दो, मेरी फ्रेंड अंदर है। लेकिन वो बंदा मना करने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते अभी के अभी, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, इससे तुम्हें चोट लग जाएगी। अगर तुम्हें इससे मिलना है तो उससे पहले इसकी बॉडी से सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी को निकल जाने दो जिससे कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हें बिल्कुल भी चोट ना लगे।
तभी वहां पर हमें कुछ लोगों को आते हुए दिखाया जाता है, जैसे कि कोई बॉस वगैरह हो गया, वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि दरवाजा खोलो, हमें अंदर जाना है। और वो दोनों के दोनों नमूने वहां पर आने के बाद जो साइंटिस्ट होता है वो कहने लगता है कि आपका स्वागत करते हैं डीन फैन। अगर वाकई में आपको अंदर जाना है तो आपके लिए बेटर होगा कि यहाँ पर कुछ ड्रेसेस है जो कि इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, आप उनको वियर करके उनको पहनकर अंदर जा सकते हो, जिससे कि आपको चोट ना लगे। ये बात सुनने के बाद डीन फैन उससे कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस इलेक्ट्रिसिटी से बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचने वाली। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं शायजी है इस लड़के का नाम, जो शायजी है वो शायद इसकी इलेक्ट्रिसिटी निकालने में इसकी मदद भी कर सकता है। ये बात जानने के बाद वो साइंटिस्ट खुश होने लगता है और उससे कहने लगता है कि ये तो वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी बात हुई कि जो डीन फैन है वो यहाँ पर समय पर आ गए हैं। और वो लोग बिना किसी परेशानी के अंदर चले जाते हैं। और तभी शायजी उसके पास जाने लगता है वेयू की तरफ, और उससे कहने लगता है कि स्टूडेंट जीयू, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर हमारी वेयू या फिर जीयू का जो रिएक्शन होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसको देखने के बाद इससे पता चलता है कि ये लड़की के पास पावर है, तो ये लड़का इस पावर को हासिल करना चाहता है किसी भी तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर स्टोरीज का यही कॉन्सेप्ट होता है। तभी जीयू उससे कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बिल्कुल भी क्लोज ना आओ, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी, मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो शायद तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, और मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि मेरी बॉडी के अंदर की इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकल सके। तभी शेजू अपनी फायर पावर उसे दिखाते हुए उससे कहने लगता है कि हम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हुए हैं यहाँ पर, तुम्हें बिल्कुल भी इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास जो पावर है वो मेरी मदद करेगी तुम्हारी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी को दूर भगाने में, जिससे कि मुझे बिल्कुल भी चोट ना लगे और मेरी बॉडी सुरक्षित भी रहेगी। और वो अपनी ही पावर की डींगे हाँकने लगता है और उसे बताने लगता है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, ऐसा इसका इंटेंशन है। और वो कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। और उसे पटाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा जो क्यूट नेम है वो मुझे इन रिसर्चर से पता चला, मुझे तुमसे पहली बार मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा जीयू। और वो अपना जब हाथ आगे बढ़ा रहा होता है तो वो अपनी एबिलिटी का ही इस्तेमाल कर रहा होता है और अपने आप को डिस्क्राइब कहने लगता है कि मेरा नाम फैन शीजाई है और मैं तुम्हारा फ्यूचर क्लासमेट रहने वाला हूँ इस नानियो इंस्टीट्यूशन में। और हमारा जो जिनकुन होता है वो सारी की सारी घटना को देखते हुए मन में सोचते हुए जेलस होते हुए कहने लगता है, उसकी तरफ जो कांच में अपना मुंह गड़ाने के बाद कहने लगता है कि इसकी नज़र पक्का मेरी जीयू पर वेयू पर है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता, ये अपनी नज़र गड़ाए हुए इस लड़की पर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इस तरीके से एक्टिंग करने में लगा हुआ है जो बंदा, जैसे कि यहाँ पर कोई बंदा नोटिस ही नहीं करेगा इसके बारे में। और जरा इसके कुत्ते जैसी शक्ल को तो देखो, चौमू लग रहा है बिल्कुल एक नंबर का। और तभी हमारी वेयू भी उससे कहने लगती है कि तुमसे मिलकर भी मुझे अच्छा लगा, मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे हाथ को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी बची हुई है, तो इस बात के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। और तभी जो शेजी होता है जो उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा समय है, आगे फ्यूचर में हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इस तरीके से जान सकते हैं। और मैं तुम्हारा जो आराम करने का समय है वो तुम्हें ज़्यादा देर तक उस समय को नहीं लेने वाला, ना ही मैं तुम्हें ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला हूँ, तो मैं तुम्हें डायरेक्टली अपना ऑफर देना चाहता हूँ। और बताने लगता है कि इस तरीके से जब हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन में, एकेडमी में स्कूल चालू करेंगे तो हम लोग सेपरेट हो जाएंगे वहाँ पर, और हमें जो स्टार्टिंग में हमें एक असाइनमेंट दिया जाएगा और उस असाइनमेंट के रिजल्ट पर यह डिपेंड होगा कि हमारे फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए आखिरकार हमें कितना ज़्यादा रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। और तुम जैसा कि जानती हो कि मैं थर्ड यंग मास्टर हूँ फैन फैमिली का, और जब मुझे टेस्ट किया गया था तो मेरी बॉडी के अंदर 90% ट्रांसजेंडर जीन मौजूद थे, इसलिए मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ टीम बनाओ, ताकि मैं पूरे के पूरे नान्यू इंस्टीट्यूट की सबसे ज़्यादा पावरफुल टीम बना सकूँ तुम्हारे साथ मिलकर। तो मैं तुम्हें ये ऑफर देता हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करो, और अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हें मैं इस बात का वादा करता हूँ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो क्लासमेट जीयू, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगी। और तभी हमारी जेयू होती है वो डायरेक्टली स्ट्रेट फेस बनाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे इस तरीके से इन्वाइट करने में लगी हुई हो, और ये सुनने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा, मुझे माफ कर देना, मेरे पास ऑलरेडी मेरा ग्रुप मेट मौजूद है, तो मैं उसके साथ टीम बनाने वाली हूँ, तो मैं तुम्हारी टीम को नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए स्माइल मारने लगती है हमारे जिंकुन की तरफ। ये बात जानने के बाद जीन की जलने लगती है और वो भाई साहब उससे पूछने लगता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो बंदा तुम्हारे साथ यहाँ पर आया था तुम उस बंदे की बात कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसका जो टेस्ट रिजल्ट था वो वाकई में बहुत ज्यादा वीक था? तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा कि पावरफुल हमेशा पावरफुल बना रहता है और कमजोर हमेशा कमजोर बना रहता है। अगर तुम्हारा टीममेट बहुत ज्यादा कमजोर है तो तुम्हें उसे अपनी टीम में नहीं रखना चाहिए, इससे तुम्हारी फ्यूचर ग्रोथ ही कम होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बारे में फ्यूचर में सोचोगी और मेरी टीम में आ जाओगी। अब इसके इंटेंशन तो हमारे व्यूअर्स समझ ही गए होंगे। दूसरी तरफ हमारा जिंकुन उससे कह रहा होता है, क्या मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ अब? और जैसे ही जिंकुन वहाँ पर आ जाता है तो दोनों के दोनों स्माइल मारकर एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। और हमारी जो वेयू होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है जिंकुन से मिलने के बाद, उससे कहने लगती है कि फ्यूचर में हमें लगता है कि फ्यूचर में हम लोग टीममेट्स रहने वाले हैं और क्लासमेट भी रहने वाले हैं। ये बात जानने के बाद जिंकुन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और दोनों के दोनों इस फैंग सेजी को बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं।
हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसका जो अंकल होता है फेंग सिंह जू का, आई मीन शेजाई का, वो उसे बुलाता है। उससे कहने लगता है कि हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, हमें वापस से अपने उस इंस्टीट्यूट में जाना है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है वहाँ पर। ये बात सुनने के बाद शेजी उससे कहने लगता है कि हाँ अंकल, मैं अभी चलता हूँ। दूसरी तरफ वो दोनों के दोनों अपनी ही बातों में लगे हुए होते हैं, इन दोनों को फुल तरीके से इग्नोर करने के बाद। और वो जाते जाते कह जाता है जीयू से कि मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ क्लासमेट जीयू, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रपोजल मैंने तुम्हें दिया है तुम उसे एक्सेप्ट करोगी या फिर उसके बारे में सोचोगी। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर वो अपने घर पर एक कमरे में बैठ गया होता है और वो अपने अंकल से कह रहा होता है, अंकल जो लड़की है ना जी, उसका जो ट्रांसजेंडर जीन्स है वो 95% है, तो हम लोग इसे इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए इसे हमें अपनी फैमिली में शामिल करना ही होगा। अगर अच्छी तरीके से नहीं मानती है तो हम जबरदस्ती करेंगे। तभी उसका अंकल उसे सलाह देता है और उससे कहने लगता है कि उस लड़की के पास ऑलरेडी उसका टीममेट मौजूद है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम जितना भी फोर्स कर लो वो अपनी इच्छा से यहाँ पर आएगी तुम्हारे पास। लेकिन अगर तुम वाकई में उसे हासिल करना चाहती हो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर तुम्हारे रास्ते में कोई आता है तो मैं अपने रास्ते से उस बंदे को हटा देना होगा, तभी तुम्हें अपने मकसद तक पहुंच पाओगे। और तभी वहां पर एक मैसेज आता है मोबाइल पर और कोई बता रहा होता है कि असिस्टेंट डीन फैन, यहाँ पर मुझे ऑलरेडी जो न्यूज़ आपने कलेक्ट करने के लिए कही थी जिनकुन के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में मैंने आप पहले ही रिजल्ट इकट्ठा कर लिया है और उसकी जो ट्रांसजेंडर जीन्स है वो वाकई में सिर्फ 1% है और ये पूरे की पूरे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कम है। ये बात सुनने के बाद उसका अंकल उसे कहने लगता है कि वाकई में इस बंदे की जो 1% ट्रांसजेंडर जीन का मतलब है कि ये तो बस एक नॉर्मल ह्यूमन है, और अगर ये हमारे इंस्टीट्यूशन में इस तरीके से ज्वाइन भी कर लेता है तो इससे जो हमारे इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज है वो बस वेस्ट होंगे और कुछ नहीं। तभी दूसरी तरफ से रिप्लाई आने लगता है कि लेकिन हमारे टीम ने तो कहा है कि जब तक किसी बॉडी के अंदर थोड़ी भी जीन्स मौजूद हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आ सकता है। ये बात सुनने के बाद जो अंकल फैन होता है वो उससे कहने लगता है उस कॉल वाले बंदे से, इसका मतलब ये हुआ कि तुम डीन की बात मानोगे और मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर करोगे क्या। ये बात सुनने के बाद वो बंदा डर जाता है बुरी तरीके से और कुछ भी नहीं कह पाता और मान जाता है। और तभी उसका अंकल उसे बताने लगता है कि शेजाई तुम्हारे जो रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं तुम्हें उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंकल यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। जब तक वो हमारे सामने नहीं आने वाला तब तक ठीक रहेगा ना, इसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना होगा और उसे उस वे यू से दूर करना होगा, यानी कि जी से दूर करना होगा। तभी शेजाई उससे कहने लगता है कि मुझे पता था अंकल, आप अपने काम को बखूबी तरीके से जानते हो, अच्छी तरीके से जानते हो किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। और इन दोनों की प्लान बन जाती है कि किस तरीके से वे यू की यानी कि शी को आई मीन जी यू को अपने कब्जे में किया जाए, अपनी टीम में हासिल किया जाए। और इसी प्लानिंग के साथ मैं इस पार्ट को यहाँ पर खत्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, तो मैं आगे के चैप्टर्स एक्सप्लेन करना जारी रखूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नारा एंड साइनिंग आउट। अपना ख्याल रखिएगा गाइस।